चलो बच्चों, और आगे देखते हैं इंटीग्रेशन की एक और मस्त वाली बढ़िया एप्लीकेशन। देखो, इंटीग्रेशन की खूब एप्लीकेशंस होती हैं। डिफरेंशिएशन की हमने देखी थी एप्लीकेशंस, बढ़िया बढ़िया थी, मज़ा आया था। इंटीग्रेशन में और मज़ा आ रहा है और आने वाला है इनफैक्ट, बिकॉज इंटीग्रेशन की और खूब सारी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस होती हैं। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू is generally considered to be the most interesting application of integration, because यहाँ पे हम कुछ ऐसे पुरानी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे और पुरानी चीज़ें भी कुछ ऐसी सॉर्ट आउट करेंगे जो, जैसे सर्कल है फॉर एग्जांपल, सर्कल का एरिया आपने देखा होगा बचपन में, कुछ पाई आर स्क्वायर होता है, बट उसको डिराइव करने का एक जो प्रॉपर तरीका होता है इंटीग्रेशन का, वो हम देखेंगे। बहुत सारी और चीज़ें देखेंगे। आप जैसे सोच के देखो, जैसे इस चैप्टर में अगर अपन बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन की इस वाली एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। लेट मी शो इट टू यू ऑन द स्क्रीन। द हीरो ऑफ द डेज, एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का यूज करके हम किसी भी कर्व के साथ एसोसिएटेड एरिया निकाल सकते हैं। सी, अभी आप सोच के देखो कि अभी आपको कौन कौन से एरियाज निकालने आते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया सबसे पहले सबको निकालना आता है, ट्राइंगल का एरिया सबको निकालना आता है, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये वो, इन सब के भी एरिया निकालने आते होंगे। फिर रिमेंबर, हमने एक जनरल पॉलीगॉन का भी एरिया निकालना सीखा था कुछ टाइम पहले। तो ये सारे एरियाज तो हमें निकालने आते हैं। लेकिन अब अगर और देखो, अगर मान लो मैं आपको कुछ भी अजीब से एरियाज दे देता हूँ, जैसे ये जो एरिया आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मान लो अगर इस एरिया को कैलकुलेट करना है, अब इसे अप्रॉक्सीमेटली तो थोड़ा बहुत जुगाड़ करके कैलकुलेट कर सकते हो कि ठीक है, मतलब पुराने लोग क्या करते थे, कहते थे ठीक है यार ये एरिया तो खतरनाक सा लग रहा है, हमें तो ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है, रेक्टेंगल का आता है, तो क्या करते थे, ठीक है यार इसको ऐसा करते हैं ना, ऐसे तोड़ लेते हैं, ऐसे, तो इसको इस तरीके से तोड़ लेते हैं, कुछ ट्राइंगल और रेक्टेंगल्स में तोड़ लेते हैं। थोड़ा बहुत साइड का एरिया जो है वो मे बी नेग्लेक्ट हो जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर नेग्लेक्ट करके लोग इसे ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स में तोड़ के अप्रॉक्सीमेट करके लोग ये एरिया निकाल लिया करते थे पहले। लेकिन उसके बाद आया न्यूटन और साथ में आया लेबिनिट्स। न्यूटन और लेबिनिट्स ने कुछ आइडियाज इस तरीके के लगाए कि हम ये कर्व के अंडर का एरिया निकाल सकते हैं। फिर रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग यू इंटीग्रेशन, वहां पे भी मैंने इस चीज की बात करी थी कि एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन से कैसे रिलेटेड होता है। जो कोर थ्योरी थी वो मैंने आपको वहां पे बताई थी कि हाउ इज दिस एरिया रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, व्हाई दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। तो वो चीज़ तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि अगर वो थोड़ा सा भूल गए हो तो लेक्चर का, उस वाले लेक्चर का थोड़ा सा वो पार्ट आप रिवाइज कर लो। किस लेक्चर में बताया था मैंने? इंटीग्रेशन का जो पहला लेक्चर था, जहां पे अपन इंटीग्रेशन करना सीख रहे थे, जहां पे मैं आपको ये भी बता रहा था लाइक व्हाट द हेल इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड दिस एंड दैट, उसको जोड़ने को इंटीग्रेशन बोलते हैं एंड सो ऑन। जो वहां पे वो चीजें बताई थी उस समय मैंने ये चीज कवर करी थी। तो अगर थोड़ा सा भूल गए हो तो वो 5 मिनट निकालना, उसको पहले रिवाइज कर लेना, फिर इसके ऊपर आना। और अगर वो सब याद है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं। लेकिन देखो, हमेशा मेरे लेक्चर में मैं क्लास फर्स्ट से ही शुरू करना पसंद करता हूँ। 11th में हो अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल अगर आप देखोगे किसी भी चीज़ की फिजिक्स में थ्योरी बिल्कुल कोर से शुरू करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली सारी चीज़ें वहीं से निकल के आती हैं। आप देखो कि एरिया की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, आप सोच के देखो, याद करके देखो। पूरी दुनिया में एरिया की एक बेसिक डेफिनेशन होती है, वो होती है रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल का एरिया होता है, सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड यहां से ही सारी की सारी डेफिनेशंस आती हैं। इसके सिवा कोई डेफिनेशन नहीं होती एरिया की। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया रेक्टेंगल का। अब जैसे ट्राइंगल का एरिया है हाफ बेस इनटू हाइट, वो यहीं से डिराइव होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। हमें पता है हाफ बेस इनटू हाइट एरिया होता है। अब वो कैसे आता है, आप ऐसे ऐसे 2 राइट एंगल ट्राइंगल एक के ऊपर एक रख दो। टोटल एरिया आपको पता ही है कि टोटल एरिया रेक्टेंगल का हो जाएगा AB, और उसका हाफ कर दोगे तो आपको एक ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो देख लो कि एक बेसिक चीज है। मतलब देखो, ऑब्वियसली मैं आपको क्लास 11th में रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना बता रहा हूँ, दैट विल बी स्टूपिड। बट मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स हमेशा एक चीज से चलती है, एक रूल होता है, और वहीं से लॉजिक लगा लगा के सारी की सारी चीजें डिराइव होती हैं। तो जैसे एरिया ही है, बेसिक फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और उससे आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल का। अगर आपको एक जनरल ट्राइंगल चाहिए तो उसको 2 राइट एंगल ट्राइंगल में से तोड़ लो, उस तरह से आपको जनरल ट्राइंगल का एरिया भी यहाँ से मिल जाएगा। ट्रेपीजियम, ये वो जो होते हैं वो सब अल्टीमेटली आपके लेंथ इनटू ब्रेड्थ से ही आते हैं। तो ये सिंपल एरियाज तो आप निकाल ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। फिर उसके बाद आता है सर्कल का एरिया। अब सर्कल का एरिया निकालना, सी एवरीबॉडी नोज दैट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो तो सबको पता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये निकालेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर आया कैसे? आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्मॉल, मेरे
पास एक बुक थी, उसमें मैंने देखा था, कुछ गाइड थी, लोकल टाइप की गाइड थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि एक सर्कल है, मान लो सपोज उसको पतले 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 रिंग्स में तोड़ लो। जैसे इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने रिंग्स को ज़्यादा ही पतले बना दिए तो शायद दिखे ही नहीं रहोगे, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यू कैन सी कि एक सर्कल को अगर आप पतले पतले रिंग्स में तोड़ लो इस तरह से, फिर उसके बाद लो एक सिजर, कैंची, काट दो इसको बिल्कुल यहाँ से। यू कैन सी यहाँ से मैंने कट किया ना, यहाँ से उसको कट कर दो और कट करके इसको खोल लो। जैसे अगर मान लो सपोज बहुत सारे पतले पतले वायर्स लेते हो और पतले पतले वायर्स लेके ऐसे ऐसे गोल गोल करके बनाते हो सर्कल, और उसको एक जगह से कट करके इन सारे वायर्स को आप ऐसे ऐसे और ऐसे करके खोल लेते हो, तो यू कैन सी कि आपको ये नीचे वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। अब आप देख लो कि ट्रायंगल का जो एरिया है ये हो जाता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ बेस इंटू हाइट में आप देख लो कि बेस कितना होगा। बेस बोले तो ये नीचे वाला लेंथ। अब ये नीचे वाला लेंथ कौन से वायर को खोल के बनाए? यू कैन सी कि ये सबसे बाहर वाले वायर को खोल के बनाए, तो जो नीचे वाला लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 2πr, और हाइट कितनी हो जाएगी? यू कैन सी कि ये जो मैंने कट लगाया है, जो सर्कल का रेडियस है, यही अल्टीमेटली हाइट होगी। तो अगर कर दोगे तो यू कैन इजीली सी कि ये πr² आ जाएगा। तो ठीक है, जूनियर क्लासेस में लोकल गाइड वगैरह में मैंने देखा था इस तरह का आइडिया। अब उन्होंने तो उसको ये लिख दिया था कि ये प्रूफ है। प्रूफ नहीं है, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टूल टू विजुअलाइज, मे बी अ लिटिल बिट। प्रूफ बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना कि लोग इसको प्रूफ समझ लेते हैं कि बस ये हो गया एरिया, सर्कल का एरिया हो गया, πr² प्रूव हो गया। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें फ्लॉज क्या क्या है। इसमें बड़ी सारी फ्लॉज है। अगर आप थोड़ा सा सोच के देखोगे, देखो 8th 9th 10th के बच्चों को बहलाने के लिए ठीक है कि चलो यार, अब 8th 9th 10th के बच्चे को अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ठीक है, उसे थोड़ा सा समझा दिया, बहला दिया कि ठीक है, उसको भी फील आएगी कि हाँ भाई हमने सर्कल का एरिया निकाल लिया, ही और शी विल फील हैप्पी। दैट इज, हैप्पीनेस पार्ट इज सेपरेट, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट अ प्रूफ। ये खाली आप कह सकते हो कि थोड़ा सा विजुअलाइज करने का तरीका है, थोड़ा सा बहलाने का तरीका है। जिससे इंटीग्रेशन नहीं आता वो ऐसे निकाल लेगा। हालांकि प्रॉपर तरीका भी अपन देखेंगे इसको निकालने का, इंटीग्रेशन ही है। ऐसे ये सब नहीं कर सकते बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे एक फ्लॉ तो यही है, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। से जैसे अगर मान लो सपोज मैंने बोला था कि आप सर्कल को ऐसे कट करके जब खोलोगे वायर्स को, सर्कल्स के गोल गोल जो ऑनियन रिंग्स टाइप की हैं, उनको जब खोलोगे तो जो मैंने फिगर आपको दिखाई थी उसमें दिखाया था कि ट्रायंगल बन जाएगा। अब यार ये कैसे पता चला ट्रायंगल बन जाएगा? मैं वापस आपको ऊपर वाली फिगर दिखाता हूं। जब आप इसे खोलोगे तो ये कैसे पता चलेगा आपको, ये कैसे प्रूव करोगे कि एक प्रॉपर ट्रायंगल बनेगा? भाई ये वाला जो साइड है ये स्ट्रेट होगा। ये किसने कह दिया? अब ये 9th 10th के बच्चों को नहीं बताया जाता बिकॉज लाइक दे विल फील कि यार सर हो क्या रहा है, दे विल गेट कंफ्यूज। हर आदमी इतना सोच भी नहीं पाता, बट सिंस यू आर अ गुड स्टूडेंट वी कैन टॉक अबाउट इट कि ये वाला जो साइड है, इधर वाला, ये दोनों साइड्स हैं, ये साइड स्ट्रेट लाइन के होंगे। ये आपको कैसे पता चला? इसको भी तो आपको या तो इसको प्रूव करो अच्छे से, तब अपन मानेंगे कि प्रूफ है। अदरवाइज तो खाली एक बहलाने का तरीका है बच्चों को कि ठीक है भाई इंटीग्रेशन नहीं आता तो ठीक है, हम लोअर लेवल पे वी कैन डील विद द थिंग्स लाइक दिस। तो ये वाला जो पार्ट है साइड वाला, ये कर्व भी हो सकता था। अब अगर मान लो ये कर्व हो जाता है तो डेफिनेटली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो फेल हो गया। सिमिलरली आप देखो उल्टा भी हो सकता था कर्व। ये भी तो हो सकता था कि जब आप वायर्स को खोलो तो खोलने के बाद ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बने। यू कैन सी ऐसा, मतलब कर्व जो है वो बाहर के साइड में हो, अंदर के साइड में नहीं हो, कॉन्वेक्स हो एक तरह से, कॉनकेव नहीं हो। इस तरह की भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो सर्कल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि πr² से ज्यादा भी हो सकता था। तो पॉइंट ये है कि ये जो चीज है वो ठीक है, इट्स ओके, लाइक फॉर डीलिंग विद स्मॉल किड्स दैट्स ओके, बट दैट कांट बी रिगार्डेड एज अ प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ। प्रॉपर प्रूफ तो वही होता है कि आप इसे इंटीग्रेट करके निकालो, उसी तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बेसिकली अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक होता है एरिया रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल के एरिया का यूज करके दुनिया के सारे एरियाज निकाले जाते हैं। ट्रायंगल वायंगल आपको पता ही है। सर्कल अगर आपको कुछ आइडिया था मेरी तरह, अगर आपने मान लो कुछ लोकल गाइड्स वगैरह से देख लिया था और आपको आइडिया था कि उसको खोल के ट्रायंगल बनाएंगे और उसको प्रूफ बोलते हैं, तो वो प्रूफ नहीं है, जस्ट अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। प्रूफ अभी हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन से, बट वहां तक पहुंचने के पहले हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखने का मौका मिलेगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। सी, हैव अ लुक एट दिस। सबसे पहले तो हम सर्कल के ऊपर तो आ जाएंगे, सर्कल बहुत आसान होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके पहले थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। जैसे अभी आप ये देखो कि जो इंटीग्रेशन का मैंने वो वाला लेक्चर भी लिया था जिसको मैं आपको रिवाइज करके आने को थोड़ा सा बोल रहा था, उसमें आप देखो हमने देखा था कि इस तरह के अजीब अजीब एरियाज भी हैं। जो ये जो शेडेड एरिया आप स्क्रीन पे देखो, अब ये एरिया जो है ये बिल्कुल ना तो रेक्टेंगल है ना ट्रायंगल है,
अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको किस तरीके से निकालेंगे, हमने जब उस लेक्चर में देखा था तो वहां तो मैंने आपको एक बड़ी लेंदी सी टेक्निक बताई थी निकालने की। हम इसको स्लाइस में तोड़ते थे, फिर पता नहीं सिग्मा एन वगैरह कुछ करते थे एंड सो ऑन। बट अभी अपन धीरे धीरे जब थोड़ी मास्टरी की तरफ अपन बढ़ रहे हैं तो हम इसको इन तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के सिंपल सिंपल आइडियाज डेवलप कर लेंगे। देखो कभी भी अगर आपको कोई भी एरिया निकालना है, मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ये ध्यान रखना जो कोर कंसेप्ट है वो बड़ा सिंपल सा होता है। कोर कंसेप्ट है वो बस यही है कि अगर मान लो अगर आपको एरिया निकालना है तो जो चीज निकालनी है उसके ऊपर फोकस मत करो, जो चीज निकालनी है उसके डी के ऊपर फोकस करो, स्मॉल एरिया के ऊपर फोकस करो। अगर स्मॉल एरिया निकाल लोगे तो उसका इंटीग्रल करके डीए का इंटीग्रल करके ए मिल जाएगा। जैसे हम अगर मान लो dx निकाल लेते हैं तो dx का इंटीग्रल करके x मिल जाएगा, dm का इंटीग्रल करके मास मिल जाएगा। तो हमारा कोर कंसेप्ट इंटीग्रेशन का यही है कि आप जो चीज निकालना चाहते हो उसका इनफाइनाइटेसिमल निकाल लो और उसको इंटीग्रेट कर दो, वो चीज अपने आप आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल कि अगर मान लो सपोज एज आई सेड समटाइम्स कि जेई में अगर ऑल इंडिया रैंक 1 निकालनी है तो आप बार बार इतना बड़ा टारगेट मन में घुमाते रहोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि यार 1 कैसे आएगी। उसकी बजाय आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। ये वाला लेक्चर ठीक से अटेंड करो, इसका होमवर्क अच्छे से करो, इसके बाद सेल्फ स्टडी अच्छे से करो। रोज अगर छोटे छोटे काम ठीक तरीके से करते रहोगे तो जो बड़ा इंटीग्रेटेड टारगेट है वो अपने आप अटेन हो जाएगा। तो वो सेम चीज़ आपकी यहाँ पे भी है। देखो अगर मेरे को ये एरिया निकालना है तो अपनी लाइफ बहुत सिंपल है। एरिया निकालने में एक सिंपल सा फंडा होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे बस इतना करो, इस तरह के एरिया कुछ भी निकालनी है कि एक जनरल डिस्टेंस x के ऊपर एक पतली सी स्लाइस लो। ये पतली सी स्लाइस की जो थिकनेस होगी इसको मान लो बोल दो dx। एक डिस्टेंस x के ऊपर पतली सी स्लाइस लो जिसकी थिकनेस होगी dx। इस स्लाइस की कुछ हाइट हो जाएगी मान लो y, बिकॉज यू कैन सी कि कर्व अगर मान लो दिया इस तरह से तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये x होता है तो जो हाइट होती है कर्व के पॉइंट की वही y होती है। अब ये जो जरा सा स्लाइस है, इस स्लाइस के अंदर जो जरा सा एरिया फंस जाएगा, जिसको मैंने शेड कर रखा है रेड कलर से, ये जो जरा सा एरिया फंस जाएगा इसको हम बोल देंगे dA। बिकॉज रिमेंबर व्हाट इज dx, व्हाट इज dA, हमें पता है डिफरेंशिएशन से कि x के जरा से कंटिन्यूएशन को बोलते हैं dx, एरिया के जरा से कंटिन्यूएशन को या जरा सी वैल्यू को बोलेंगे dA। तो अगर आपने एक पतली सी ली है स्लाइस तो इस पतली सी स्लाइस के अंदर जरा सा एरिया ही फंसेगा और हमें पता है कि जरा से एरिया को बोला जाता है dA। तो इस जरा से एरिया को बोल दो dA। और अगर हम ये dA निकाल लेंगे तो ध्यान से देखो आगे हमारा लाइफ बहुत सेट है। अगर ये dA किसी तरह से निकाल लो तो बस इसको इंटीग्रेट कर दोगे dA को तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। और फिजिक्स की जितनी भी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन होने वाली है सब में रूल यही रहेगा। अगर आपको मान लो किसी अजीब सी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो एक डिस्टेंस x के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस लो, या स्लाइस चलो कुछ अलग तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन बेसिकली एक पतली सी स्लाइस लो। स्लाइस के अंदर जितना वॉल्यूम फंस जाएगा उसको dv बोल दो, इंटीग्रेट कर दोगे तो v आ जाएगा। उसी चीज का अगर आपको मान लो किसी चीज का टोटल मास निकालना है तो एक पतली सी स्लाइस लो, स्लाइस के अंदर जो छोटा सा मास फंस जाएगा उसको बिल्कुल सही dm बोलोगे और dm को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल मास मिल जाएगा। इस तरीके से जो चीज निकालनी है स्लाइस के अंदर उसकी इनफाइनाइटेसिमल वाली जो वैल्यू होती है उसको लिख लो और उसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ये मेथड होता है किसी भी चीज को निकालने का वाया इंटीग्रेशन। अब जैसे यहाँ पे अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि ये जो पतली सी स्लाइस ली है मैंने, इस स्लाइस के अंदर कितना एरिया फंस जाएगा हम इसकी बात करने वाले हैं। अब देखो ये एरिया कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। सी ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा इस फिगर को मैं और क्लियरली बनाता हूं बिकॉज इसमें कुछ बड़े डीप पॉइंट्स हैं विच विल लीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, बिकॉज वो आगे चल के बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे आपको। सी सबसे पहले तो ये फिगर को थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। थोड़ा एक काम करता हूँ कि ये जो स्लाइस है इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ बिकॉज सी वैसे तो dx का मतलब इनफाइनाइटेसिमल है, तो ये जो स्लाइस ली है मैंने दिस शुड बी इनफाइनाइटेसिमली थिन। लेकिन अब इनफाइनाइटेसिमली थिन बना दूंगा तो ना मुझे दिखेगी ना आपको दिखेगी, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो देयरफॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दिस कि हम ये थोड़ा मोटा सा ड्रॉ कर लेंगे dx को सो दैट यू कैन विजुअलाइज वेरी क्लियरली। अब आगे देखो कि ये जो हमने स्लाइस ली है, अब ध्यान से देखो कि ये स्लाइस लेने के बाद प्रॉब्लम ये है कि स्लाइस के अंदर जो एरिया ट्रैप हुआ है ये एरिया अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर नहीं है। यू कैन सी कि नीचे जो अभी मैंने ग्रीन कलर से पार्ट शेड किया है ये तो रेक्टेंगुलर है,
लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऊपर रेड कलर से पार्ट शेड करने वाला हूं, ये जरा सा पार्ट है, ये पार्ट अनफॉर्चुनेटली और है। तो अगर आपको ये टोटल एरिया चाहिए डीए, तो डीए का मतलब होगा ये ग्रीन वाला एरिया प्लस रेड वाला एरिया, ये मिला के आपका डीए होगा। अब जो ग्रीन वाला एरिया है वो देख लो, वो तो रेक्टेंगुलर है, वो दिख रहा है, उसकी हाइट है y, यू कैन सी कि इसकी हाइट है y और इसकी थिकनेस जो है वो dx है। तो जो टोटल एरिया चाहिए अगर आपको स्लाइस के अंदर, तो इसमें रेक्टेंगल वाले जो पार्ट का एरिया है वो तो हो जाएगा y dx। ठीक है, अब थोड़ा फिगर बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको। अब ये जो ऊपर जो ट्रायंगल वाला पार्ट है, रेड वाला जो पार्ट है, इसको अगर मान लो आप अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगल भी मान लो, सी यू विल डेफिनेटली ऑब्जेक्ट टू इट, यू विल से सर ये तो कर्व है, तो कर्व में ऐसे ट्रायंगल कैसे बोल रहे हो आप। लेकिन देखो पतली स्लाइस लेने का फायदा ये होता है कि पतली स्लाइस के अंदर जो इसका कर्वी वाला पार्ट होता है उसको आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो और रफली मान सकते हो कि ये ऊपर वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन है। इनफैक्ट अभी हम इससे बहुत ज्यादा चीजें नेग्लेक्ट करने वाले हैं, अभी देखना, थोड़ा स्टोरी बनने तो दो। देखो अब आपको अगर ये रेड वाले पार्ट का ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो ये बड़े आराम से आ जाएगा। ट्रायंगल अगर मान लेते हैं उसको, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। अब यू ऑल्सो नो दैट कि जो बेस है, ये ब्लू कलर से बना देता हूं, ये जो बेस है ये तो dx है, और ये ब्लू वाली जो हाइट अभी बनाई है मैंने, ये हाइट अगर आप देख लोगे तो ये हाइट हो जाएगी dy। अब dy कहां से आ गया, यू कैन सी कि अगर जो आपका मेन हाइट थी, ये हाइट थी अगर y, तो y का जो जरा सा एक्सटेंशन होता है उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, उसको हम बोलेंगे dy। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है, अब इसका एरिया अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये किसका ट्रायंगल हो गया, सॉरी किसका एरिया हो गया, जो रेड वाला छोटा सा ट्रायंगल था, ये एरिया हो गया हाफ dx dy। इसको मैं लिख लेता हूं इधर अच्छे से, हाफ dx इनटू dy रफली। ठीक है, अब ये हाफ dx dy भी एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज हमने जो पार्ट था उसके कर्व को नेग्लेक्ट किया, हमने उस कर्व को स्ट्रेट लाइन मान लिया, बट फिर भी चलेगा। ठीक है, अगर मान लो चला लेते हैं तो ये एरिया आ जाता है आपका ट्रायंगल का, और ये एरिया उसके पहले वाला आ जाता है रेक्टेंगल का, ये हो जाता है आपका टोटल एरिया डीए। अब इसको हम आगे इंटीग्रेट करके अपना खेल खेलने वाले हैं, लेकिन खेल खेलने से पहले एक चीज आप देखो, बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लेक्चर की मैं अब बोलने वाला हूं, सो लिसन वेरी केयरफुली। सी, कभी भी आप देखो तो जो इनफाइनाइटेसिमल चीज होती है वो बहुत स्मॉल होती है, तो जो dx है यहाँ पे, ये dx तो लाइक इट्स रियली 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 स्मॉल, लेकिन तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाला टर्म है, ये फर्स्ट वाला टर्म तो स्मॉल है, काफी स्मॉल है, लेकिन सेकंड वाले टर्म ने तो यार हद ही कर दिया है। अब आप देखो कि यहाँ पे dx भी है, dy भी है, लाइक कितना नीचे गिरेगा। dx अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत स्मॉल, dy देखोगे तो बहुत स्मॉल। अगर आप मान लो दो वेरी वेरी स्मॉल चीजों का प्रोडक्ट देखते हो तो यार वो तो और ही अलग लेवल पे चला जाएगा। तो न्यूटन ने, लेबनिट्ज ने, इन सारे लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी और उन्होंने एक छोटा सा रूल बनाया। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो सपोज यहां तो चलो dx आपने मोटा सा बना दिया, लेकिन अगर आप dx को बहुत 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 स्मॉल करते जाओगे, तो जितना स्मॉल करते जाओगे उतना ये सेकेंड वाला टर्म फर्स्ट वाले टर्म के कंपैरिजन में स्मॉल होता जाएगा। ना नोट की वेरी केयरफुली कि फर्स्ट वाला टर्म भी स्मॉल है, लेकिन सेकेंड वाला टर्म तो उससे बहुत ज्यादा स्मॉल है। अगर मान लो सपोज फर्स्ट वाला टर्म 0.01 है, तो सेकेंड वाला टर्म समथिंग लाइक 0.0001 हो जाएगा। और जैसे जैसे आप dx को dy को स्मॉल करते जाओगे, सेकेंड वाला टर्म फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता जाएगा। और अगर आप इसे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर दोगे तो ये इनफाइनाइटली नेग्लिजिबल हो जाएगा। सी, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट करने में हमेशा थोड़ा सा एरर तो आता है, लेकिन जितना आप उस चीज को छोटा करते हो उतना एरर कम हो जाता है। अगर आप उस चीज को इनफाइनाइटेसिमल कर दोगे तो एरर भी इनफाइनाइटेसिमल हो जाएगा, और जिस चीज में इनफाइनाइटेसिमल एरर होगा उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, उसी चीज को हम एक्यूरेट बोल देंगे। तो देयरफॉर न्यूटन और लेबनिट्ज ने ये बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट लगाया। उन्होंने कहा कि अगर मैं dx और dy को एक्चुअली इनफाइनाइटेसिमल कर देता हूं, तो जो एरर आप बोल रहे हो कि न्यूटन भाई आपने एरर कर दिया, उस एरिया को नेग्लेक्ट कर दिया एंड दिस एंड दैट, ये एरर कितना हो जाएगा। लोगों ने कहा कि भाई ये एरर तो इनफाइनाइटेसिमल हो जाएगा। तो न्यूटन ने कहा कि यही आप देख लो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के, यही तो आपकी एक्यूरेसी की डेफिनेशन होती है कि जिस चीज में एरर इनफाइनाइटेसिमल हो जाए वही चीज आपकी एक्यूरेट हो जाती है। देन एवरीबडी एक्सेप्टेड इट। फिर बाद में चेक वेक करके देखा तो इट वाज वर्किंग फाइन। तो कैलकुलस का, पूरी कैलकुलस का ये बड़ा सेक्रेड रूल है, ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई इस तरह का इनफाइनाइटेसिमल है जिसमें एक बार इनफाइनाइटेसिमल आ रहा है, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में फर्स्ट ऑर्डर का इनफाइनाइटेसिमल बोलेंगे।
तो फर्स्ट ऑर्डर के इनफाइनाइटेसिमल के कंपैरिजन में सेकेंड ऑर्डर का इनफाइनाइटेसिमल या थर्ड ऑर्डर का हायर ऑर्डर के जो इनफाइनाइटेसिमल्स होंगे उनको आप हमेशा नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये कैलकुलस का एक बड़ा सेक्रेड रूल होता है जिसको हम हर जगह फॉलो करने वाले हैं और यहाँ पे भी ऑब्वियसली फॉलो करेंगे। और अब यहाँ पे अगर आप इसको फॉलो करते हो तो यू कैन सी कि जो सेकेंड वाला टर्म है ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी इस तरह की, तो हमने लिख लिया था सेकेंड वाला टर्म, लेकिन हम आगे से इसको लिखेंगे भी नहीं। ये पहली बार हमने लिखा था बिकॉज वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई इसको क्यों नेग्लेक्ट करना है, लेकिन एक बार समझ गए हो तो ध्यान रखना कि ये ऊपर के डबल इनफाइनाइटेसिमल लेवल की चीजों को आप हमेशा नेग्लेक्ट करते रहते हो। तो देयरफॉर डीए की वैल्यू आ जाती है वाई डी एक्स। अब जैसे न्यूटन ने ये लिखा वैसे ही लोगों ने फिर से कहा कि न्यूटन भाई कम से कम यार इतना कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली का साइन तो लगा दो। न्यूटन ने कहा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली साइन क्यों लगाओ, मैंने तो एक्यूरेट काम किया है, बिकॉज जिस चीज को मैंने नेग्लेक्ट किया है वो तो सेकंड ऑर्डर की इनफाइनाइटेसिमल थी, उसका तो कुछ होना नहीं था वैसे भी। तो देयरफॉर अगर मेरे कैलकुलेशंस में एरर इनफाइनाइटेसिमल ही है मान लो अगर, तो देयरफॉर इट इज एक्यूरेट। तो देयरफॉर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वगैरह का कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। डीए की वैल्यू आ जाती है प्रॉपरली वाई डी एक्स। और अब आप देख लो कि अब अगर आप दोनों साइड इंटीग्रल साइन लगा दो तो इंटीग्रल डीए विल बी इंटीग्रल वाई डी एक्स। और हमें पता है कि अब राइट हैंड साइड तो करते रहेंगे कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। लेफ्ट हैंड साइड आप देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इंटीग्रल डीए। इंटीग्रल डीए विल बी इक्वल टू ए, जस्ट लाइक कि इंटीग्रल डीएक्स होता था एक्स, इंटीग्रल डी वाई होता था वाई, वैसे ही आपका इंटीग्रल डीए हो जाता है ए। तो ए विल बी इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एक्स। ये आपके पास चीज आ जाएगी इस तरीके से। तो ये आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी, एरिया विल बिकम इंटीग्रल वाई डी एक्स। और बाकी देख लो, हमें बाकी पता ही है कि ये जो कर्व है इस कर्व में आप देख लो कि कर्व में वाई कितना था, वाई का मतलब था कि ये वाली हाइट। अब ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट है आपकी वाई रूट एक्स के बराबर। अगर कर्व की इक्वेशन दी है तो वो आपको वाई की वैल्यू दे देते हैं। वाई अगर रूट एक्स दिया है तो उसको आप आगे पुट करके इंटीग्रेट कर दो, चलो कर ही देते हैं। अगर मान लो सपोज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे तो y है आपका रूट एक्स, तो y की जगह आप ये पुट करो और रूट एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये आप इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करने के बाद आप या तो कांस्टेंट भी डाल सकते हो या लिमिट्स भी डाल सकते हो। तो आप लिमिट्स डाल लो। जैसे इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना था, लेट अस से फ्रॉम, यहाँ पे लिखा भी है x इक्वल टू ए है, मतलब ये वाली जो लाइन आपको दी है। तो अगर आपको इसको x इक्वल टू 0 से a तक इंटीग्रेट करना था तो आप देख लो ये हो जाएगा 2/3 a रेज टू 3/2। ये आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर मिल गया अपने को एरिया, काम खत्म हो गया। और खुद ही देख लो, सिंपल तरीका है। ऑब्वियसली अभी इतना सिंपल नहीं लगेगा बिकॉज अभी तो मैंने काफी धीरे 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 बेसिक से चल के बताया है और इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट कवर किया है कि इस ट्राइंगल के जरा से एरिया को हम नेग्लेक्ट क्यों करते हैं। ट्राइंगल के एरिया को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उसका एरिया इनफाइनाइटेसिमल के सेकेंड ऑर्डर का होता है। और फिजिक्स में अच्छी बात यह है दैट एवरीथिंग गोज बाय रूल्स। तो ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा सा एरिया अच्छा नहीं लग रहा था, हम निकाल नहीं पा रहे थे इसलिए हमने नेग्लेक्ट कर दिया। नहीं, निकाल तो पा रहे थे, निकाल तो लिया ही था हमने एरिया ये वाला जो था, लेकिन नेग्लेक्ट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर रूल बना हुआ है। और थोड़ा सा इस रूल को एक और एंगल से भी देख सकते हो कि जब आप इस एरिया को इंटीग्रेट करोगे डीए को, तो आप देखो कि जब आप ये वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करते हो, किसी भी इनफाइनाइटेसिमल को अगर आप एक बार इंटीग्रेट करते हो तो वो चीज इनफाइनाइटेसिमल नहीं रहती, वो चीज प्रॉपर हो जाती है, फिर वो नॉर्मल चीज हो जाती है। समथिंग लाइक इनफाइनाइटेसिमल गायब हो जाता है। तो इनफाइनाइटेसिमल को एक बार इंटीग्रेट करके एक इनफाइनाइटेसिमल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहां पे तो यार दो इनफाइनाइटेसिमल है ना। तो अगर आप मान लो सपोज नेग्लेक्ट नहीं करते और इसे भी इंटीग्रेट कर देते हाफ डी एक्स डी वाई को किसी तरीके से, मैं नहीं कह रहा कि कैसे इंटीग्रेट करोगे, लेकिन किसी तरीके से कुछ जुगाड़ करके अगर इसे इंटीग्रेट भी कर देते तो इसे इंटीग्रेट करके क्या मिलता, डबल इनफाइनाइटेसिमल को इंटीग्रेट करने से इंटीग्रल एक इनफाइनाइटेसिमल को तो खा जाता लेकिन दूसरा तो बच जाता। और अगर दूसरा बच जाता तो इसका मतलब है कि अगर इसमें इसको ले भी लेते तो एक साथ में करेक्शन जो आता वो करेक्शन आपका कुछ इनफाइनाइटेसिमल ऑर्डर का कुछ करेक्शन आता जो कि नेग्लिजिबल ही है, तो अल्टीमेटली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो मेरा पॉइंट ये है कि छोटी सी बात है ये, इनफैक्ट छोटी बात नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बात है जो मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। बिकॉज व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने जब पहली बार इंटीग्रेशन देखा था तो मुझे ये बड़ा डाउट आया था कि वो ऊपर का एरिया नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं,
कब करना है कब नहीं करना है, लॉजिक क्या है, आई हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स हियर बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी क्लियर्ड देम। सो ठीक है, थोड़े दिन बाद मैंने कहा छोड़ो जाने दो, सब लोग कर ही रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, एंड आई जस्ट एज्यूम्ड कि वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसका फिर फाइनली व्हेन आई गॉट इनटू आईआईटीज, वहाँ पे लाइब्रेरी गया, एक थॉमस एंड फिनी करके बुक थी अच्छी सी कैलकुलस की, फर्स्ट ईयर में आईआईटी बॉम्बे में चलती है, थॉमस एंड फिनी करके, इट्स अ ब्रिलियंट बुक ऑन कैलकुलस। वो मैंने पढ़ी, दूसरी बुक्स पढ़ी, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इस ऊपर वाले जरा से ट्रायंगल को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं। और उसके बाद फिर कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर आप एरियाज निकालोगे तो बहुत आराम से निकाल लोगे। और एक चीज और देख लो कि अब ये जो चीज अपने पास आ गई है यहाँ पे, ये एरिया इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एक्स। इसको आप चाहो तो एक तरीके से एरिया का फॉर्मूला भी बोल सकते हो कि कभी भी एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया है। इसमें बस y का जो भी फॉर्मूला दिया होगा इक्वेशन ऑफ कर्व वो पुट कर दो और इंटीग्रेट कर दो विद प्रॉपर लिमिट्स, यू विल गेट एरिया अंडर द कर्व। तो ये तरीका होता है एरिया अंडर द कर्व निकालने का। और अब आगे चलते हैं। सी जो कोर थ्योरी है वो तो अपन ने देख लिया, नथिंग मच हियर। बाकी एग्जाम्पल्स मैं लेने वाला हूँ बहुत सारे एज यूजुअल, बिकॉज एग्जाम्पल्स ले के ही चीज़ें क्लियर होती हैं। तो लेट मी शो यू एग्जाम्पल 2, हैव अ लुक एट दिस फेलो। अब ये कर्व है y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 और हमें बोला है कि भाई ठीक है अब इसमें एरिया अंडर द कर्व निकालो। तो ठीक है, निकाल लेंगे, अपने को कोई टेंशन नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। अब देखो, अब हमने बेसिक थ्योरी तो सब क्लियर कर लिए, तो अब आई विल गो एट अ प्रॉपर पेस। मेथड क्या होता है, कभी भी अगर आपको एरिया निकालना है तो एक डिस्टेंस x के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस लो। ये स्लाइस के अंदर जितना एरिया फंस जाएगा उस एरिया को हम बोलेंगे dA। और ये अगर ट्रायंगल ऊपर का छोटा सा नेग्लेक्ट कर दो तो इस तरह की सिचुएशन में जो ये रेड वाला एरिया होता है, ये रेड वाला एरिया हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ y इंटू dx। और y अगर आप देखो तो y आपको दिया है क्वेश्चन में x रेज टू 4। ये ध्यान रखना कि y क्या होता है, y होता है आपका ये वाला जो डिस्टेंस है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है इसको मैं y बोल रहा हूं, लेकिन रेक्टेंगल खत्म होता है कर्व के ऊपर जाके, और कर्व का जो कोऑर्डिनेट है वो y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 दिया है। तो देयरफॉर यू कैन डायरेक्टली से नाउ कि y की जगह मैं एक्स रेज टू 4 डाल दूंगा, ये कर देता हूं तो dA आ जाएगा आपका एक्स रेज टू 4 dx। जो टोटल एरिया है वो आ जाएगा इंटीग्रल एक्स रेज टू 4 dx। से यू कैन इजीली सी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना होता इसमें, लिमिट्स प्रॉपर डाल दो। अब लिमिट्स आप देख लो कि ये एरिया शुरू हो रहा है कहां से, x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है एरिया, और कहां तक के एरिया को मैं कैप्चर कर रहा हूं, x इक्वल टू 2 लाइन बनाई है। तो x की वैल्यू आप 0 से 2 लेके जाओगे, उसके रीजन में जितना एरिया आएगा दैट इज द एरिया दैट वी वांट। और यू विल सी कि ये कर दोगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू 5 अपॉन 5, और ये आपके पास 32 अपॉन 5 यूनिट्स इस पर्टिकुलर चीज का एरिया आ जाएगा। ये बात है, सिंपल। तो इस तरीके से आप एरिया वगैरह निकाल सकते हो। और एक बार वंस यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स कि वो ट्रायंगल क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, स्लाइस कैसे लेंगे, तो आप देख लो बहुत स्मूथली चलता रहेगा। एरिया अंडर द कर्व निकालना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटी, ऑल्दो आप सोच के देखो ये बहुत यूजफुल चीज है, बिकॉज आप एकदम से सर्कल, और भाई अभी तक आप सोचो कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये 2-4 चीजें निकालनी आती थी, मतलब आपको कितनी चीजों का एरिया निकालना था। तो चलो मान लो सपोज ट्रेपीजियम और ये सब भी काउंट कर लोगे तो 5-6 फॉर्मूले आपको पता थे, नॉट मोर देन दैट। लेकिन ये मेथड ऐसा है कि अगर आपको इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व निकालना आता है तो दुनिया का कोई भी कर्व उठा लो, देयर कैन बी इनफाइनाइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्व्स, दुनिया का कोई भी कर्व उठा लो, इस तरीके से आराम से आप एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो। ये बात है। और आगे देखते हैं, और आगे लेके चलता हूं मैं आपको। तो ये मेथड मुश्किल नहीं है बट इट इज वेरी पावरफुल। नाउ लेट मी शो यू एग्जांपल 3 अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है वो देखो। मान लो सपोज ये मेरे पास कुछ तो कर्व है। सी अभी तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये कर्व की फिगर विगर बना देता हूं। धीरे धीरे मैथ्स में जब आप आगे बढ़ोगे तो आप ये भी सीखोगे कि ये कर्व को स्केच कैसे करते हैं, हाउ डू दे गेट दीज स्केचेस, दैट ऑल्सो यू विल लर्न स्लोली, बट दैट विल बी मोर ऑफ अ मैथमेटिक्स थिंग रादर देन फिजिक्स। तो मान लो सपोज मेरे पास एक कर्व है ऐसा, और ये कर्व थोड़ा सा पहले एक्स एक्सिस के नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, और ये मेरे को अगर ग्रीन वाला एरिया सपोज निकालना है। अब देखते हैं
ये ग्रीन वाला एरिया कैसे निकालेंगे? देखो मेथड वही रहेगा, मेथड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपन तो अपने नॉर्मल तरीके से चलते हैं। सेम हमारा नॉर्मल तरीका था कि एक डिस्टेंस x के ऊपर dx थिकनेस की ले लो स्लाइस, स्लाइस के अंदर जितना एरिया फंसेगा उसको बोल देंगे dA। एरिया हो जाता है हाइट इनटू ब्रेड्थ, तो हाइट हो जाती है y, ब्रेड्थ हो जाती है dx। यू कैन सी वन गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट इट इज क्वाइट रेपिटेटिव, कुछ भी नया नहीं होता है, जो किया था वही करते रहोगे बार बार तो आपको ये सारे एरियाज आ जाएंगे। तो मेथड बहुत पावरफुल है बिकॉज दुनिया के किसी भी एरिया अंडर द कर्व को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मेथड, बट लकीली पावरफुल होने के साथ साथ ये मेथड सिंपल भी है, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो अब आगे देखो, डीए हो गया इतना, तो एरिया हो जाएगा आपका, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो एरिया हो जाएगा आपका इंटीग्रल y dx। अब y आपको दिया है, जो भी आपको ये दिया है कुछ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये आपको y की वैल्यू दी है, ये हो जाएगा आपके पास एरिया। ठीक है, अब एरिया का इंटीग्रल तो अपने पास आ गया। अब इस इंटीग्रल की लिमिट्स क्या रखेंगे ये देखते हैं। जैसे अगर मान लो आपको अगर इधर वाला एरिया निकालना है, ये जिसको मैं अभी जहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर आपको ये ऊपर वाला एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया था वो निकालना है, तो ये ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए आप देख लो कि x की वैल्यू, फिगर में आप देख लो x की वैल्यू अगर 3 से लेके 5 तक लेके जाओगे, x को वेरी करोगे 3 से 5 तक, 3 से 5, तो आपको ये ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। x की वैल्यू मैं कर देता हूं 3 to 5 मान लो। ठीक है, तो जरा इंटीग्रेट कर लो इसको, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रल। 3 to 5 जाता है आपका ये इंटीग्रल। तो अगर ये इंटीग्रल में लिमिट्स डाल दोगे तो आप देख लो जरा वैल्यूज निकाल के, यू विल हैव 5 क्यूब फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही लिखते हैं, चलो 5 क्यूब बाय 3 माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। अब इसी तरह से लोअर लिमिट डाल दो, इसमें 3 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब बाय 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर बाय 2, ये लोअर लिमिट हो गई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। पूरा एरिया मतलब कौन सा? ये वाला एरिया जो मैंने अभी शेड किया हुआ है फिगर में, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा बाय कैलकुलेटिंग दिस थिंग। तो अब ये जो चीज़ है इसको आप कैलकुलेट करके देख लो, इसको कैलकुलेट करके देख लोगे, दिस इज योर जॉब, कैलकुलेशंस आर ऑलवेज योर जॉब। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, ये कैलकुलेट करके आपका मैंने वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है 26/3 आ जाएगा। तो ये सब कैलकुलेट करके आ जाएगा 26/3। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला शेडेड एरिया है लाइट ग्रीन कलर से वो हो जाएगा 26/3। ठीक है, यहां तक तो आराम से हो गया ना। इन केस यू आर थिंकिंग कि ठीक है सर ये तो अब तो पुरानी बात है, इसमें नया क्या हो रहा है, देखो अब थोड़ी सी नई चीज होने वाली है। अब अगर मान लो सपोज मैं उस एरिया पे फोकस करता हूं जो एक्स एक्सिस के नीचे है, ये वाला एरिया, ऑरेंज वाला एरिया। ठीक है, अब ये वाला एरिया भी जरा एक बार निकाल के देखते हैं। देखो होगा तो ऐसा ही, इसी में लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज यू कैन सी कि कर्व तो यही है। अब यही कर्व अगर नीचे जा रहा है और यही कर्व ऊपर भी जा रहा है, तो ऐसा आपको ऐसा नहीं कि दोबारा स्लाइस लेनी होगी, दोबारा कैलकुलेशन करना होगा, नो, आपको इक्वेशन तो यही वाली लेनी होगी, कर्व तो आपको इंटीग्रल तो यही वाला करना होगा, बस इसमें लिमिट्स चेंज कर दो। लिमिट्स अगर आप x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक के लिमिट्स लेते हो, तो 0 से 3 तक के लिमिट्स लोगे तो आपको ये नीचे वाला एरिया मिल जाएगा। तो देखते हैं कि ये एरिया अगर आपको चाहिए तो सेम चीज करो। इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये वाली भी इक्वेशन क्यों ली जाए, हम इसकी नीचे वाली लेते हैं, यहाँ तो हम इंटीग्रेट कर ही चुके हैं, तो इसके नीचे वाली इक्वेशन सीधे सीधे लिख लो। इंटीग्रेट करके आपके पास जो आ रहा था रिजल्ट, ये था आपका एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास था। अब इसी में लिमिट्स अगर आप x की चेंज कर दो 0 से लेके 3 तक, तो लिमिट्स अगर आप चेंज कर दो तो लिमिट्स चेंज करके आपका काम हो जाएगा। अब
यू कैन सी कि इसमें अगर आप वैल्यूज डाल दो तो यू विल हैव 3 क्यूब बाय 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर बाय 2, और जब 0 डालोगे तो ये 0 ही हो जाएगी लोअर लिमिट। तो आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देख लोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 27/2। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात बिल्कुल लास्ट में जाके आती है। आप ये देख लो कि ये हो जाता है 18 माइनस 27/2। छोटा सा पॉइंट है बट इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाता है आपका, एक तरह से सॉल्व करके देखोगे तो ये हो जाता है आपका -9/2 सॉल्व करके। अब यार ये तो नेगेटिव आ गया। अब हमने तो बचपन से क्लास फर्स्ट से ही पढ़ा है कि एरिया तो पॉजिटिव भी होते हैं, एरिया नेगेटिव होने का क्या मतलब है? आप सोच के देखो कि एरिया नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। एरियाज जितने भी रियल लाइफ में जो एरियाज होते हैं वो तो पॉजिटिव ही होते हैं। नेगेटिव खाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से आ रहा है। सी यहां पे आप देखो कि एरिया अगर वैसे रफली देखोगे तो अगर कोई मान लो आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया तो एरिया होता है समथिंग लाइक लेंथ इनटू ब्रेड्थ टाइप की चीज होती है। अब आप देखो कि जब एरिया आपका इधर है यहां पे तो y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, यू विल गेट पॉजिटिव एरियाज। लेकिन अगर आप कोई एरिया नीचे बना लेते हो तो अनफॉर्चुनेटली मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो y नेगेटिव हो जाता है, x तो पॉजिटिव ही है। तो अगर इस तरह से देखोगे तो ये एरिया अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव आने लगता है। लेकिन अंडरस्टैंड दैट कि नेगेटिव एरिया की कोई ऐसी फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी नहीं। तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज आपको खाली ये बोला है कि कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, इस तरह से एरिया टोटल एरिया निकालने को बोला है, तो जो ये एरिया आपका नेगेटिव आता है इस एरिया को अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप इसका मॉड भी ले सकते हो, उसके माइनस को नेग्लेक्ट कर दो। खाली अगर आपको ये बोला है कि ये ऑरेंज एरिया प्लस ग्रीन एरिया करके टोटल एरिया निकालो तो 9/2 के माइनस साइन को नेग्लेक्ट करो। 26/3 में तो कोई माइनस साइन था ही नहीं ऊपर वाले में, और इनको ऐड करके देख लो, ऐड करके जो भी एरिया आता है वो एरिया आपके पास आ जाएगा। अगर माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देते हो तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो सपोज ब्लाइंडली 0 से 5 इंटीग्रेट कर देते, अगर अलग अलग नहीं करते, ब्लाइंडली 0 से 5 इंटीग्रेट कर देते तो आपका 26/3 में से 9/2 सब्ट्रैक्ट होके आपको मिलता, और वो एरिया की कुछ सिग्निफिकेंस अगर है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको यूज कर लो। अदरवाइज आपका जो एरिया है, अगर सिर्फ बोला है कि फिगर के अंदर के एरिया की वैल्यू निकालनी है तो वो एरिया आपका इन दोनों को मैग्नीट्यूड्स को ऐड करके आ जाएगा इस तरीके से। तो ये बात है। तो ये ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स आपको हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव देती है और नीचे वाले एरिया की वैल्यू नेगेटिव देती है। ये मैथमेटिक्स करती है आपके लिए। तो कहीं अगर मान लो सपोज इफ यू आर प्लानिंग टू गो विद द मैथमेटिक्स, अगर फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें नीचे वाले एरिया की नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस होती है तो आप उसको नेगेटिव ही लो। लेकिन अगर मान लो सपोज खाली उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती नहीं है, उसको नेग्लेक्ट करना है अगर मान लो माइनस साइन को, तो आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करो और दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके माइनस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा पूरी तरह से इस पे कि आप किस जगह पे एप्लीकेशन देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बात है। तो ये समरी ये हुई कि आपका एक्स एक्सिस के नीचे वाले एरिया की वैल्यू मैथमेटिक्स हमेशा नेगेटिव निकाल के देती है, ये बात है। तो ये छोटे मोटे हमने कुछ आइडियाज देख लिए, अभी एरिया अंडर द कर्व निकालना देख लिया है। अब इसके बाद देखो एज यूजुअल आपका काम आता है थोड़ा सा। तो 4 क्वेश्चंस मैंने दे दिए आपको। अब ये 4 क्वेश्चंस आप आराम से पहले वीडियो पॉज करो, और ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ एक्सरसाइज पे आते ही कि ये लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज एक अच्छे स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में फर्क क्या होता है? दोनों के दोनों बैठ के लेक्चर देखते हैं, लेकिन अच्छा स्टूडेंट जब ये एक्सरसाइजेज वाला टाइम आता है तब वहां पे वो एक्टिव हो जाता है, वीडियो पॉज करता है, पूरा सॉल्व करता है, अच्छे से आंसर मैच करता है, फिर आगे बढ़ता है। और एक एवरेज स्टूडेंट जैसे ही उसके पास एक्सरसाइज सॉल्व करने का टाइम आता है वैसे ही वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करता है, आंसर मैच नहीं करता है, थोड़े कर लेता है और रफ सा सॉल्व करके वापस वीडियो देखने पे आगे बढ़ जाता है। बट रिमेंबर कि खाली वीडियो देखने से यू विल ओनली बी लर्निंग 10 और मैक्सिमम 15% ऑफ द कंटेंट। जो 85-90% आपकी माइंड की खुद की ग्रोथ होती है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से होती है। इट्स जस्ट समथिंग लाइक दिस कि अगर मान लो आपने जिम ज्वाइन किया है कि यार चलो यार अब 11th में आ गए, बॉडी बनानी है, खतरनाक बनना है बिल्कुल, और आपने जिम ज्वाइन कर लिया। अब जिम में आपने तगड़ी फीस दी और चले गए कि हाँ चलो आज से जिमिंग करेंगे। फिर उसके बाद जिम जाके आप डंबल्स देखते हो, डंबल्स देख के तो डर लग जाता है कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। देन यू रियलाइज दैट यू हैव पेड अ वेरी फैट फीस टू द जिम इंस्ट्रक्टर। देन यू सेड कि सर
मैंने आज आपके जिम में इतनी सारी फीस दी है, तो एक काम करो ना, आप मेरे को थोड़े से डंबल्स मार के दिखाओ कैसे मारते हैं। तो ठीक है, वो आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो 10-15 बार बता देगा इस तरह से करके कि वो ऐसे एक्सरसाइज की जाती है, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग द डंबल्स। बट आफ्टर दैट अगर आप सोचो कि आप खुद डंबल नहीं मारोगे, आप इंस्ट्रक्टर को ही बोलोगे सर एक काम करो ना, मेरे को 15-15 के 3 सेट करने बोला है ना आपने, मेरे को ही आप करके दिखा दो कैसे करते हैं, तो मेरी एक्सरसाइज वैसी हो गई, तो ऑब्वियसली दिस इज स्टूपिड। सेम चीज अप्लाइज टू स्टडीज ऑल्सो, कि जब तक आप खुद से इन एग्जाम्पल्स को पूरा सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी मेंटल ग्रोथ कैसे होगी। तो देयरफॉर मेरे ख्याल से काफी पेप टॉक हो गई है, तो अब जरा इस एक्सरसाइज को आप पॉज करो वीडियो को, ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करो, टेक हाफ एन आवर, टेक 1 आवर, वॉट जितना टाइम आपको लेना है, लेकिन ये सारे के सारे आंसर्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये मैच करके फिर आगे बढ़ना है। तो चलो अभी पॉज तो कर दिया होगा आपने वीडियो, चलो अभी आपने अगर सॉल्व कर लिया है तो आई एम गोइंग टू स्क्रॉल नाउ टू द आंसर्स, यू कैन सी, हैव अ लुक एट द आंसर्स, एंड ये आपके सारे आंसर्स आ जाते हैं। और यू कैन अगेन सी कि अगर यहाँ पे खाली आपको इंटीग्रेशन में खाली एरिया का वैल्यू निकालना था, मैग्नीट्यूड निकालना था, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कुछ लिखा भी है मैंने कि सी और डी पार्ट में जो एरिया थे वो ब्लाइंड इंटीग्रेशन से नेगेटिव आ रहे थे, तो उनका मैग्नीट्यूड निकाल के मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन रख दिया है। लेकिन अगर फिजिक्स की किसी और एप्लीकेशन में इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस होती है तो वहां पे आपको उसको लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम खाली मैथमेटिकल एरिया निकाल रहे हैं, तो इट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। सो नाउ लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, बिकॉज अगर आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, ये चारों आंसर्स मैच कर लिए हैं, तो इंटीग्रेशन की सबसे सिंपल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपने देख ली है, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं ये आपने देख लिया है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज सिंपल हो तो उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं हो, बहुत यूजफुल एप्लीकेशन होती है एरिया निकालने की। अब किसी भी कर्व के नीचे जितना एरिया आता है वो आप आराम से निकाल सकते हो, ये बात है। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। देखो एरिया निकालने का जो कोर कंसेप्ट है एरिया अंडर द कर्व, वो तो हमने देख लिया है, मेन बात तो वही थी, 90% मेन बात तो वही थी। अब इसके बाद मैं इसका एक छोटा सा एक्सटेंशन और बताता हूं, और ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा ऐसी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। एज यू कैन सी द हेडिंग, वी विल नाउ टॉक अबाउट द सिचुएशन जहां पे आपको एरिया बिटवीन द टू कर्व्स निकालना है। सी एरिया अंडर द कर्व का तो मतलब ये होता था कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये हम पूरा एरिया निकाल लेंगे, पूरा एरिया अंडर द कर्व। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपको पूरा एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया नहीं निकालना होता। जैसे भी यहाँ पे आप देखो जो ग्रीन शेडेड एरिया है, दिस इज definitely not the complete area under the curve, this is the area between this red curve and the blue straight line। तो ये दो कर्व्स के बीच का एरिया अपन किस तरीके से निकालते हैं, बहुत आसान होता है, कुछ भी इसमें नई बात नहीं होने वाली है, बस एक दो एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ नहीं है। तो देखो अगर आपको ये एरिया निकालना है बिटवीन द कर्व्स, तो ये हम किस तरह से निकालेंगे, देखो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल। इन फैक्ट सी हमारा मेथड वही रहेगा कि एक डिस्टेंस x के ऊपर एक स्लाइस ले लो थिकनेस dx की, इस तरह से, ठीक है, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्लाइस ले लो। अब ये स्लाइस के अंदर जितना एरिया फंस जाएगा इस एरिया को हम dA बोलेंगे। तो अभी ध्यान से देखना कि स्लाइस के अंदर जो एरिया फंस रहा है वो खाली ये ऊपर वाला एरिया है, नीचे तक नहीं जा रहे हो आप, तो देयरफॉर अब ये ऊपर वाला जो एरिया है इस एरिया को अपने को कैलकुलेट करना है किसी तरीके से। अब ये एरिया बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, आप देख लो ये एरिया हो जाएगा कैसे, सी ऑब्वियसली दिस एरिया विल बी समथिंग लाइक लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब आप देखो लेंथ से क्या मतलब है अपना, लेंथ का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका लेंथ है, तो देयरफॉर अगर dA चाहिए तो dA विल बी इक्वल टू दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ब्रेड्थ तो dx ही होगा। अब आप ये देखो कि ये लेंथ क्या है, लेंथ है अल्टीमेटली, फिगर में अगर देखते हैं तो लेंथ है आपका ये टोटल हाइट, पूरी टोटल हाइट देख लो, रेड वाले जो हाइट कर्व है उसकी हाइट माइनस ब्लू वाले की जो हाइट है, ये दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस आपका L के बराबर हो जाएगा। अब आप देख लो कि दोनों हाइट्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यू विल सी कि अगर ये वाला जो कर्व है इस कर्व को मैं कर्व नंबर 1 बोल देता हूं, और जो नीचे से कर्व जा रहा है इस कर्व को मैं कर्व नंबर 2 बोल देता हूं। तो 1 का जो y कोऑर्डिनेट है, 1 का जो y कोऑर्डिनेट है या 1 की जो हाइट है कर्व 1 की, ये जो हाइट है इस हाइट को मैं अगर y1 बोल देता हूं, और कर्व 2 जो है इस कर्व 2 की हाइट को अगर मैं y2 बोल देता हूं,
तो ये L और कुछ नहीं है, ये L है आपका y1 माइनस y2। तो जो दोनों कर्व्स हैं अगर उनकी हाइट्स हैं y1 और y2, उनके y कोऑर्डिनेट्स हैं y1 और y2, तो हमेशा चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, हमेशा यू विल सी कि जो बीच वाली हाइट होगी ये हाइट आपकी हमेशा y1 माइनस y2 होगी। तो देयरफॉर dA चाहिए तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 मल्टीप्लाइड बाय dx, ये हो जाएगा आपका dA। और अब आगे इसको कर लो इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 इंटू dx का इंटीग्रल, ये आ जाएगा आपका एरिया। तो छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना होता, पूरा एरिया अंडर द कर्व निकालना था, तो हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि ये इंटीग्रल y dx हो जाता था। लेकिन अगर दो कर्व्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हैं y1 और y2, तो y1 माइनस y2 गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स, और dx आपको उस सेक्शन का थिकनेस दे देता है। तो ये जो मैंने ऊपर छोटा सा रिजल्ट लिखा है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको एरिया बिटवीन द टू कर्व्स मिल जाएगा हमेशा। जैसे अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देखो, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें जो y1 था वो ये वाला इक्वेशन से आ जाएगा। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में y1 हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y1। और यू शुड सी y2 कितना हो जाएगा, y2 आपका जो सेकेंड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए तो आपको इन्होंने दे ही दिया है दैट y इज इक्वल टू एक्स, तो y2 की जगह आप पुट करोगे सिंपली x की वैल्यू। तो जो फर्स्ट कर्व की इक्वेशन होती है उससे आपको y1 मिल जाता है, जो सेकेंड कर्व की इक्वेशन होगी उससे आपको y2 मिल जाएगा। दोनों y1 और y2 मिल गए। अब इसको आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दो, यहीं पे y1 माइनस y2 निकाल लेते हैं। तो y1 माइनस y2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अब इसको उठा के आप पुट कर दो तो एरिया हो जाएगा आपका ये आपके पास एरिया आ जाएगा, और ये एरिया आ जाता है। अब इस मतलब इंटीग्रल आ जाता है ऑब्वियसली। अब इस इंटीग्रल को आप आगे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपको एरिया आ जाएगा। यू कैन इजीली सी, आप आराम से इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो। 2x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और इसके बाद अगर प्रॉपर लिमिट्स डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब लिमिट्स भी थोड़ा ध्यान से देखना, लिमिट्स निकालने के लिए थोड़ा सा यू विल हैव टू वर्क प्रॉपरली, बिकॉज लिमिट्स भी जब भी एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालते हो तो उसमें जनरली थोड़ा सा जो क्रूशियल पॉइंट होता है लास्ट में वो वही होता है कि आप लिमिट्स क्या डालोगे। अब जैसे इसमें मैं सारा रफ वर्क एक सेकंड के लिए हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है, ताकि अपन ये देख सकें कि ये लिमिट्स क्या होंगी। ये प्रॉपरली देखते हैं अभी। देखो, अगर अपने को अब इसकी लिमिट्स चाहिए तो लिमिट्स का मतलब है कि आपको इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना होगा। एक तो इन्होंने लकीली हमें दे दिया है कि ये दोनों कर्व्स, एक तो आपका x इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हालांकि अगर ये नहीं दिया होता तो हम निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा अगर आप देखो तो दूसरा ये पॉइंट है ये। अब देखो, वैसे तो खैर ये एक तरह से सॉल्व्ड एग्जांपल है, तो मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे भी कि ये 2 है और ये 0 है, तो लिमिट्स आपकी 0 से 2 कर दो तो हो जाएगा वैसे तो। बट फिर भी ऐसा करना नहीं चाहिए। एक बार इसको लिमिट्स को मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। सी, कभी भी अगर आप याद करो मैथ्स में दो कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे निकालते थे, उनकी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दोगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जो दोनों कर्व की इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कर्व की इक्वेशन है, ये सेकंड कर्व की इक्वेशन है। अब इनको जरा साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो फर्स्ट कर्व की इक्वेशन थी आपकी y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू x। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये y को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यू विल हैव 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लो, 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब आप देख लो कि इस इक्वेशन के दो ही सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0 और दूसरा सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2। अब लकीली ठीक है, पहला एग्जाम्पल था, फिगर दी थी अपने को, तो ये दोनों वैल्यूज मैंने फिगर में आपको दे दी थी। लेकिन वो एग्जाम में या जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एक्चुअली, तो ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट देंगे नहीं, ये आपको निकालने पड़ते हैं एंड। तो ये ध्यान रखना कि अगर
कर्व्स एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 पे, दूसरी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पे, तो उनके बीच का एरिया अगर निकालना है तो ये जो लिमिट्स आएंगी ये लिमिट्स आपकी इसी के अकॉर्डिंगली रखी जाएगी। सो लेट मी प्लेस द लिमिट्स नाउ। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक की आपकी लिमिट्स होंगी और बस काम खत्म, चैंपियन बिल्कुल हो गया काम अपना। यू कैन सी कि बस ये लिमिट्स डाल दो तो यू विल हैव 2 स्क्वायर माइनस 2/3, ये अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट डालोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपका ये हो जाता है ये था आपका x³/3, सॉरी ये जो लास्ट सेकेंड वाला पार्ट था, तो ये 2³/3 होगा, तो ये हो जाता है 12 - 8 विच इज 4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4/3। ये बात है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और सारे के सारे आंसर्स निकाल लेंगे। सो व्हाट आई नीड यू टू रियलाइज इन दिस एग्जांपल इज दिस कि अगर एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालना है तो इट्स वेरी सिंपल। सिंपली आप y2 - y1 dx का इंटीग्रल कर दो। ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है, ये तो बुक्स में अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला दिया रहता है, ऑल्दो फॉर्मूला नहीं, इट इज मोर लाइक कॉमन सेंस, एक बात। और दूसरा एक और तरीका होता है, ऑब्वियसली एक दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर वाले कर्व के लिए एरिया अंडर द कर्व अलग से निकाल लो, नीचे वाले कर्व के लिए एरिया अंडर द कर्व अलग से निकाल लो, और दोनों एरिया अंडर द कर्व अलग अलग से निकाल के दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, उससे भी आ जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली देखो एट द एंड ऑफ द डे हमने किया यही है और कुछ नहीं किया हमने, तो ये कर दोगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, बट दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। और आगे देखो एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, या लेट मी गिव यू आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑल्सो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिखा देता हूं मैं आपको, फिर आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सी, अब ये भी दो बड़े इंटरेस्टिंग से कर्व्स दे रखे हैं, फिगर बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको, सब कुछ फिगर में ही दिया हुआ है, इक्वेशन वगैरह। ये दो कर्व से, मतलब एक तो कर्व है और दूसरा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कर्व ओनली। तो अगर मान लो सपोज ये सिचुएशन है और इसमें अपने को ये ब्लू वाला जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया अपने को निकालना है सपोज। अब ये एरिया किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। ये एरिया निकालने का भी देखो, अब हमें मेथड तो पता चल गया है, मेथड तो हमारा वही रहेगा, तो उसी पुराने तरीके से ही हम ये एरिया निकालने वाले। इनफैक्ट एक काम ये भी कर सकते हो कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, और पॉज करके मैं फिगर बड़ा ही रखता हूँ सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन प्रॉपरली। वीडियो को आप आराम से पॉज करो। सबसे पहले तो खुद से कोशिश करो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर पूरा बन जाता है तो बेस्ट है, नहीं बनता है तो मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ, यू कैन हैव अ लुक एट इट। सो चलो भाई, अब तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लिया हो गया, और अगर बन गया है तो जरा आंसर मैच कर लो, आंसर देख लो। आंसर मैंने साइड में दिया होता है जनरली, आपको पता ही है नीचे। तो ठीक है, अगर आंसर मैच कर गया है देन एक्सीलेंट, यू कैन पैट योर बैक एंड यू कैन मूव अहेड। और नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आई विल गिव यू मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हियर। और ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा फिर और सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो क्या करेंगे, देखो अगर कभी भी एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालना है तो हमें पता है कि अब हमारे पास फॉर्मूला एक तरह से आ गया है, y2 - y1 dx का इंटीग्रल कर दो, वेयर y2 मतलब कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द अपर कर्व एंड y1 मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ द लोअर कर्व। अब आप देख लो कि इसमें क्लियरली जो अपर कर्व है वो ये वाला दिया है, ये वाला आपका अपर कर्व है, और जो लोअर कर्व है वो आपका ये वाला दिया है y = x³। तो देयरफॉर अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व y2 - y1 निकाल लो और सॉल्व कर लो। यू विल सी कि ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 3x + 2 माइनस लोअर कर्व दैट इज x³। अब सी, वैसे तो लगता है यार x³ बड़ा होगा तो यार x³ में से दूसरे को माइनस करते हैं, बट ठीक है, फिगर भी अगर दिए साथ में तो क्लियरली दिख रहा है दैट 3x + 2 आपका अपर कर्व है, x³ लोअर कर्व है। तो दिस इज हाउ यू विल सबट्रैक्ट देम, इंटीग्रेट इट अप नाउ। 3x का इंटीग्रल हो जाएगा 3x² 2 का इंटीग्रल हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x⁴/4। ये हो जाता है इंटीग्रल। अब बाकी आप देख लो, थोड़ी सी चाहो तो चीटिंग बोल दो, थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं इन द सेंस कि इन्होंने आपको देख लो कि अगर फिगर दी है क्वेश्चन में, अब दी है तो ठीक है, चीटिंग भी नहीं बोलेंगे। अगर फिगर दे ही दी है और फिगर में इन्होंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया है कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, तो लेट अस यूज इट डायरेक्टली। अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं थी, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे ही दिया है आपको, तो लेट्स जस्ट यूज देम। इन्होंने आपको दे दिया है कि इंटरसेक्शन पॉइंट है एक तो x = -1
और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है x इक्वल टू 2। -1 वाला जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन नहीं लग रहा है, देखने में तो टेंजेंट जैसा लग रहा है, बट जो भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें तो अपनी लिमिट से मतलब है। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी वो x इक्वल टू -1 से 2 डाल देते हैं। तो ये लिमिट्स अब आप डाल के इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का काम हमेशा आपका होता है, स्टूडेंट्स का काम होता है हमेशा सॉल्व करने का। यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अब इसके बाद आप करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, सॉल्व करो, सॉल्व करके 100% आपका चेक कर लेना, ये आंसर 27/4 आ जाएगा। तो देयरफॉर अब ये जो सेक्शन है एरिया बिटवीन द कर्व्स, इसमें मोस्टली मैं आपको बताने की कोशिश बेसिकली ये कर रहा हूँ कि इसमें कोई बहुत नई बात नहीं होगी। इसमें एक सो कॉल्ड फॉर्मूला आ गया है इस तरह का जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और अगर ये यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर लो, अगर नहीं भी करना है तो भी आपका इसको नहीं भी यूज़ करोगे तो भी थोड़े एडजस्टमेंट्स करके दोनों अपर एरिया माइनस लोअर एरिया अलग अलग निकाल के उनको सबट्रैक्ट करके भी आपका काम हो जाएगा। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। नाउ मूविंग अहेड और देखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ पे। सी अब इसके बाद है आपका काम DIY प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम्स। अब नीचे मैंने आंसर्स दिए हैं, वैसे तो थोड़ी सी आपको ग्लिम्स भी मिल गई होगी, लेकिन let's not show you the answers right now, so you can see, have a look at both these questions here। दो क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, और देखो अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस में आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ। जैसे ये ग्राफ बना के दे दिया, आगे चल के जब आप मैथ्स में ये चीज़ काफ़ी डिटेल में आती है, आपकी एरिया वेरिया वाला जो चीज़ है, तो मैथ्स में जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो ये आपको जनरली ग्राफ बना के नहीं देंगे। ग्राफ बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप प्रॉब्लम को विजुलाइज ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी -1 +1 जो भी है वो सब पता चल जाता है अच्छे से। तो देयरफॉर थोड़ी सी मैंने, सिंस दिस आर फिजिक्स क्लासेस और अभी आपने बहुत ज़्यादा कर्व स्केचिंग और इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें शायद नहीं देखी होंगी, तो देयरफॉर थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे आपकी ग्राफ बना के मदद कर देता हूँ। थोड़ा ग्राफ के थ्रू मैं आपको इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह भी बता देता हूँ, बट दैट इज़ ओके। अगर अभी इतना भी कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, ये सब आसान क्वेश्चंस नहीं है। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको आप आराम से वीडियो को पॉज करो, जितना टाइम लेना है लो, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। दोनों के आप सही सही आंसर्स निकालो, देन आई विल शो यू द आंसर्स। तो चलो, आई थिंक आपने अब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिखाने वाला हूं, ये देख लो, सिंपल से दोनों आंसर्स नीचे दिए, जूम करना है, चलो जूम करके दिखा देता हूँ। ये दोनों आंसर्स है नीचे, और सेकंड वाला आंसर तो लॉग में आ रहा है, तो ठीक है आने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि इंटीग्रल में कुछ ना कुछ लॉगरिथम आया होगा, दैट्स नॉट सच अ बिग थिंग फॉर अस नाउ। तो ये दोनों आंसर्स हैं, ये दोनों आंसर्स देख लो, मैच कर लो, और अगर मैच हो गए हैं देन एक्सेलेंट, इट्स नॉट जस्ट गुड, इट इज़ एक्सेलेंट। बिकॉज अगर ये सब आप 11th की बिगिनिंग में कर रहे हो तो आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे अब एरिया निकाल रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर करते रहते हैं एंड सो ऑन। तो अब ऑब्वियसली अगर बहुत लाइट सी प्रैक्टिस करके छोड़ दोगे बेसिक मैथ्स में तो आगे कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर बेसिक मैथ्स में इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओगे, इतने अच्छे से सॉल्व करोगे प्रॉब्लम्स, इतने अच्छे लेवल पे लेके जाओगे आप प्रॉब्लम्स को, और इतनी प्रैक्टिस खुद से करोगे, तो आपकी बेसिक मैथ्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और इसी की बेसिस के ऊपर हम अपनी पूरी 2 साल की स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बिल्ड करने वाले हैं। सो आई गेस अ वेरी गुड जॉब टिल नाउ। अब हम और आगे चलते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व की बात हो गई है, एरिया बिटवीन द कर्व्स की बात हो गई है, लेकिन इस सारे के सारी चक्कर में बेचारा सर्कल तो नेग्लेक्ट ही हो गया। लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सर्कल को कट करके ओपन करके ट्रायंगल बनाने से आप थोड़ा घुमा फिरा सकते हो प्रॉब्लम को, लेकिन वो प्रूफ नहीं होता है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। उसमें प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें बड़े सारे लॉजिकल फ्लॉज होते हैं। तो अगर उसमें फ्लॉज होते हैं तो फिर सही तरीका क्या है, अब वो जरा सही तरीके के ऊपर आते हैं। देखो सही तरीका ये है इंटीग्रेशन वाला, और वो जो एरिया को कट करके आप ट्रायंगल बना रहे थे और खोल रहे थे, उसमें भी अगर आप थोड़ा सा उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दो, खाली इतना बोल के छोड़ दोगे कि ये सर्कल को कट करके ट्रायंगल बन गया, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, उसमें अगर ये किसी तरीके से आप प्रूव कर देते हो कि जो ट्रायंगल बनेगा उसके साइड स्ट्रेट होंगे तो फिर वो सही हो जाएगा। लेकिन वो फिर पूरा आपको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, खाली ये बोल के नहीं बोल सकते कि ऐसे उंगली दिखाई एरिया सर्कल कट गया खोल के ट्रायंगल बन गया। वो खाली जादूगरी है एक तरीके से, द वे मैजिशियंस शो देयर मैजिक, द ट्रिक्स लुक वेरी नाइस बट दे आरंट ऑलवेज वेरी रियल। तो अब जरा हम रियल साइंटिफिक तरीके पे जाते हैं। सी, अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
हम जब एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे थे तो सब जगह हमने एक ही तरीके से स्लाइस ली थी। हमने क्या कहा था कि अगर ये सर्कल, ये कर्व है, तो x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस ले लो। वो स्लाइस ले लोगे तो आपको जो एरिया मिल जाएगा उसको हम dA बोल देंगे। और ऐसी ऐसी बहुत सारी स्लाइसेस ले लोगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाता है एंड देयरफॉर वी इंटीग्रेट इट अप एंड सो ऑन। अब सर्कल के केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इस तरीके से स्लाइस लो। सर्कल के केस में जनरली बेटर ये रहता है कि आप स्लाइस थोड़े अलग तरीके से लो। सी, अगर आपको एक सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए कई तरीके होते हैं, कई तरीके से आप स्लाइस ले सकते हो। स्लाइसेस हमेशा इस तरह से ली जाती हैं कि वैसी वैसी और खूब सारी स्लाइसेस लेके जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। अब आप देख लो कि कभी भी मे बी इफ यू हैव हेल्प्ड योर ममा इन किचन अ लिटिल बिट, आपको पता होगा कि व्हेन यू कट ऑनियंस को बिल्कुल प्रॉपर सैलड के लिए जब कट करते हैं, गोल गोल इस तरीके से कट करते हैं, तो यू कैन सी कि ऑनियन को कट करोगे बीच से ऐसे, तो ऐसे रिंग्स टाइप के आते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि बहुत सारे ऐसे ऑनियन रिंग्स को कंबाइन कर दोगे तो आपको एक डिस्क टाइप की मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे भी आप देखो कि अगर मान लो सपोज मेरे को एक सर्कल बनाना है, पूरी डिस्क टाइप की बनानी है सर्कल की, तो अगर मैं इस तरह के बहुत सारे ऑनियन रिंग्स ले लेता हूँ ऐसे, तो इन सारे ऑनियन रिंग्स को कंबाइन करके मुझे मिल जाएगी डिस्क। तो यहाँ पे भी हम स्लाइस सर्कल के केस में बड़े खास तरीके से लेते हैं और धीरे 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 यू विल रियलाइज कि ये सारी इंटीग्रेशन की जो मैं एप्लीकेशंस आपको पढ़ा रहा हूँ, एरिया अंडर द कर्व्स, एरिया ऑफ अ सर्कल, आगे चल के हम वॉल्यूम्स की, इसकी उसकी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्लाइस किस तरीके से लोगे। अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स में स्लाइस लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे अगर मान लो सपोज हमने जिस टाइप की प्रॉब्लम्स देखी थी एरिया अंडर द कर्व की, उसमें हम एक पर्टिकुलर तरीके से स्लाइस ले रहे थे, स्लाइसेस सारी रेक्टेंगल टाइप की आ रही थी। अब सर्कल के केस में जनरली सबसे कन्वीनियंट पड़ता है कि आप इस तरह की स्लाइस लो, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाई है कि एक डिस्टेंस r के ऊपर एक सर्कल ले लो, पतला सा एक ऑनियन रिंग टाइप का ले लो जिसकी थिकनेस होगी dr, इस तरह से। और ये जो जरा सी स्लाइस है, ऐसी ऐसी बहुत सारी स्लाइसेस ले लोगे 0 से कैपिटल R तक, तो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि सर्कल के केस में कन्वीनियंट जनरली ये पड़ता है कि आप इस तरह से स्लाइस लो जैसा मैंने फिगर में दिखाया है। और फर्दर हमें मालूम है कि अगर स्लाइस पतली है तो स्लाइस के अंदर जो एरिया फंसेगा वो एरिया भी स्मॉल होगा, और हमें पता है कि स्मॉल एरिया को ही डीए बोला जाता है। और हमें यह भी पता है कि डीए को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि ये जो एरिया है, यहाँ पे हल्का सा जो ब्लूइश कलर से शेड किया है मैंने, इस एरिया डीए को कैसे निकालेंगे ये अपने को सोचना है। अब ये डीए कैसे निकाला जाता है, देखो ये डीए निकालना बहुत आसान है। डीए निकालने के लिए क्या करेंगे, सी डीए निकालने के लिए मैं करता हूं एक काम कि ये जो हमने ऑनियन रिंग बनाया है, इस ऑनियन रिंग को कट करके खोल लेते हैं। ठीक है, इसको कट किया और इसको कट करके ऐसे खोल लेते हैं। अब इसको खोल के जो चीज बनेगी वो मैंने आपको इधर दिखाई है, यहाँ पे यू कैन सी। इसको कट करके अगर खोलोगे तो यू शुड रियलाइज कि जो इसके अंदर की सिग्निफिकेंस थी, सॉरी अंदर की सरकमफ्रेंस थी, ये अंदर की सरकमफ्रेंस थी 2 पाई r, और जो बाहर की सरकमफ्रेंस है ये है 2 पाई इंटू r प्लस डी आर। बाहर आते आते जो रेडियस है वो r प्लस डी आर हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अंदर की सरकमफ्रेंस थोड़ी सी कम है, बाहर की सरकमफ्रेंस थोड़ी सी ज्यादा है। तो जब आप इसे कट करके खोलोगे तो जो फिगर बनेगा वो ऐसा कुछ ट्रेपीजियम टाइप का फिगर बनेगा। यू कैन सी कि मैंने बहुत मोटा बना दिया, ये थिकनेस बहुत बड़ी बना दी है, जस्ट सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट प्रॉपर्ली। अदरवाइज ये डी आर थिकनेस तो बहुत ही स्मॉल है, तो ये मैंने खाली बहुत डिस्प्रपोर्शनेट मोटी सी फिगर बनाई है सो दैट यू कैन विजुअलाइज दिस प्रॉपर्ली। तो अगर आप इसे कट करके ओपन करोगे तो ओपन करके आपको ये चीज मिल जाएगी, जो फिगर मिल जाएगी जो मैंने आपको दिखाई है। और अब इसके बाद आप देखो, दैट मीन्स कि अगर मेरे को एरिया चाहिए डीए, तो ये जो पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ पे, लेट मी शेड इट, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है रेक्टेंगल बीच में, ट्रायंगल साइड में, ये पूरा एरिया मिला दोगे तो ये है आपका डीए। आप देख लो कि इसकी जो बेस की लेंथ है वो जाएगी 2 पाई इंटू r प्लस डी आर। ये वाली जो लेंथ है ये यहाँ जाएगी, और जो अंदर वाली सरकमफ्रेंस है वो आपकी यहाँ जाएगी। थिकनेस इसकी dr थी, ये dr आपकी यहाँ पे आ जाएगी। दिस विल बी द सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसे तो सबसे पहले तो हमने देखा कि आप इस पतले से रिंग को कट करके किस तरह से खोलोगे। और ध्यान रखना कि हमेशा
दुनिया के सारे एरियाज का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और उससे हम ट्रायंगल वायंगल भी निकाल लेते हैं। तो अब आप देखो, अब मैं इसके ऊपर ही फोकस करता हूं। ये जो चीज आपके सामने ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये अपने को चाहिए। अब इसका एरिया हो जाएगा ऑब्वियसली जो बीच में रेक्टेंगुलर एरिया है, ये रेक्टेंगुलर एरिया का तो वैल्यू हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये तो रेक्टेंगुलर एरिया का वैल्यू हो गया। फिर इसके बाद और आगे देखो, इसके बाद जो साइड में छोटे छोटे ब्लू दोनों ट्राइंगल्स हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमें इसका एरिया भी ऐड करना चाहिए। अब ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस कितना है, बेस आप देख लो, इसको जरा ओपन कर लो, तो इसको ओपन करोगे तो 2 पाई आर तो आपका इसके साथ मैच कर जाएगा, और इसके बाद होगा 2 पाई डी आर, तो उसको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पाई डी आर और पाई डी आर इस तरीके से। तो जो बेस दिख रहा है आपको, इस बेस की लेंथ है, आपका जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का बेस है पाई डी आर, तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर अपने को एरिया चाहिए, तो ये साइड वाले ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ऐसा। लेकिन ऐसे ऐसे दो ट्रायंगल है तो कर देंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब करोगे अगर मान लो, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर प्लस पाई डी आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास डी ए। तो ये डी ए की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। लेकिन हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सबसे सेक्रेड रूल एस्टैब्लिश किया था, और वो ये था कि कभी भी किसी फर्स्ट ऑर्डर के इनफाइनाइटेसिमल के कंपैरिजन में सेकंड और हायर ऑर्डर के इनफाइनाइटेसिमल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर इसके कंपैरिजन में हम ये सेकंड ऑर्डर के इनफाइनाइटेसिमल को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब आप देखो, इसको अगर आपको नेग्लेक्ट करना है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये सारे के सारे कैलकुलेशन लाइफ में एक ही बार करने होते हैं, क्योंकि पहली बार अपन सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, तो आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन टू बी देयर इन योर माइंड। तो इसीलिए मैं हर चीज का एरिया निकाल रहा हूं, इसका भी निकाल रहा हूं, इसका भी निकाल रहा हूं। लेकिन एक बार आपने ये चीज समझ ली है कि इसको नेग्लेक्ट ही करना होता है, तो फिर दोबारा आपको जब भी कैलकुलेशन करोगे तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो नाउ यू कैन डायरेक्टली से कि जो डी ए है वो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। सी बट इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कि ये नेग्लेक्ट कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, बिकॉज आगे चल के कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां पे अगर आप गलत चीज को नेग्लेक्ट कर दोगे तो एक्चुअली पूरा का पूरा आंसर गलत आएगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर चीजें और गलत आएंगी। तो देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कब नेग्लेक्ट करना है और कब नेग्लेक्ट नहीं करना है। लेकिन अब आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया आपके पास। ये जो मैंने ग्रीन कलर से रिजल्ट लिखा था छोटा सा, इसी को आप देखो, इसी को बड़ा बड़ा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो रिजल्ट है, और ये बड़ा बड़ा रेड कलर से इसीलिए लिखा है बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कि अगर सर्कल के अंदर आप सर्कुलर स्लाइसेस 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 लेते जाते हो, तो इनकी जो स्लाइसेस होती है, मैं इनको पर्सनली मैं इनको ऑनियन रिंग बोलता हूँ, बिकॉज दे लुक लाइक अनियन रिंग्स। तो ये अनियन रिंग जो होता है, इस अनियन रिंग की जो एरिया होती है, ये एरिया होती है 2 पाई आर इंटू डी आर। तो एरिया ऑफ एन अनियन रिंग इज 2 पाई आर इंटू डी आर। ये रिजल्ट आप याद रखना। नेग्लेक्ट किसको करना था वो सब भी अपन ने देख लिया है, तो जो चीजें नेग्लेक्ट करनी थी उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, और उस हिसाब से यू विल गेट योर थिंग्स। सो ये बात है, और इस तरीके से हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम सर्कल का एरिया प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं। और अब इसमें एक दो प्रॉब्लम्स और भी हैं, एक दो गलत तरीके भी होते हैं इसमें, और इंटीग्रेशन में ही देयर आर अ फ्यू रॉन्ग अप्रोचेज ऑल्सो। लेट मी हाईलाइट दैट एज वेल। सी जैसे हमने तो निकाला है कि जो डी ए है, इस डी ए की वैल्यू हमने निकाली है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऐसे एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे, और हमने तो इसको कट करके खोल लिया, खोल के हमने से रेक्टेंगल और ट्रायंगल में तोड़ लिया, ट्रायंगल को नेग्लेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल का रिजल्ट निकाल लिया। अब इसमें कुछ बच्चे मैंने देखा इसको ऐसे भी निकालते, कहते हैं ठीक है सर ये कट करके खोल रहे हो आप, ये सब तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहते हैं कि हमने जूनियर क्लासेस में देखा है कि कभी भी अगर आपको इस तरह की चीज की एरिया निकालनी है तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया कर दो, उससे भी एरिया आ जाएगा। तो ठीक है, चलो अगर मान लो ऐसा करना है तो ये भी कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी निकालते हैं कि आप आउटर एरिया देख लो, आउटर एरिया हो जाएगा आपका पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर, इनर एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
इनका डिफरेंस ले लोगे तो ये एरिया आ जाएगा, और ये एरिया को आप आगे सॉल्व करके देख लेना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर, तो सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करके देख लेना, ये एग्जैक्टली यही आ जाएगा, बिल्कुल 100% सही आता है। लेकिन सोच के देखो कि क्या ये तरीका सही है, इज इट लॉजिकल? द आंसर इज नो, बिकॉज भाई ये कहां से आया कि ये हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हम तो सर्कल का एरिया डिराइव कर रहे हैं ना। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला निकालना है अगर, तो सर्कल के एरिया के फॉर्मूला को यूज करके थोड़ी निकाल लोगे फॉर्मूला, भाई यहां तो अपन ने एरिया, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला यूज कर लिया पाई आर स्क्वायर, अब उसको यूज करके वापस आप पाई आर स्क्वायर निकाल लोगे तो वो तो बिल्कुल इलॉजिकल है ना। तो देयरफॉर ये तरीका जो है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करके आप डिफरेंस डी ए निकाल ले, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं बार बार फंडामेंटल बता रहा था आपको शुरू में कि फंडामेंटल एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। तो अगर रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करके अगर आप कुछ भी निकाल रहे हो तो वो बिल्कुल फंडामेंटल डेरिवेशन है, देयर इज नो फ्लॉ इन दैट। बट अगर आप सर्कल के एरिया का ही फॉर्मूला यूज करके सर्कल का एरिया निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट डन, वो ठीक नहीं होगा। और लास्ट में बस एक स्टेप बचता है, उसको खत्म ही कर देता हूं मैं। डीए तो आ गया इतना, तो अब दोनों साइड इंटीग्रल साइन लगा दो, तो इंटीग्रल डीए हो जाएगा ए, और इंटीग्रल 2 पाई आर डी आर करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2। लुक एट द लिमिट्स अगेन, जो हम अनियन रिंग्स ले रहे हैं इनका रेडियस 0 से कैपिटल आर तक वेरी करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये अगर कर लेते हो तो ये हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर, फिनिश्ड। तो एरिया हो जाता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, विच इज ऑब्वियसली यू ऑलरेडी न्यू द फॉर्मूला, बट दैट्स द प्रॉपर वे ऑफ डिराइविंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। ये चीज है। तो इस तरीके से सर्कल के एरिया को हम डिराइव कर सकते हैं, और ये तो सर्कल के एरिया की वैल्यू निकालने का एक तरीका था, और तरीके भी होते हैं। देखो अब ना थोड़ा सा मैं आपको डीप में लेके जाने वाला हूं, सो बी केयरफुल। ये जो फर्स्ट मैंने तरीका बताया, जो डेरिवेशन बताई है, ये तो सबको आनी चाहिए। आप मेंस टारगेट कर रहे हो, एडवांस टारगेट कर रहे हो, एडवांस में आप बहुत हाई रैंक, लो रैंक, जो भी टारगेट लेके चल रहे हो, ये फर्स्ट डेरिवेशन तो सबको पता होनी चाहिए। और सबको पता होना चाहिए कि अनियन रिंग का एरिया होता है 2 पाई आर डी आर, बिल्कुल 100%। लेकिन अब आप देखो कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस में मेन बात होती है स्लाइस लेना। आप समझ रहे होगे ये चीज अभी तक कि अगर मान लो सपोज आपका एरिया अंडर द कर्व इस तरह का था, तो हम इसमें x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस लेते थे, या मे बी y हाइट के ऊपर dy थिकनेस की भी स्लाइस ले सकते थे कभी कभी, एंड सो ऑन। तो अलग अलग तरीकों के टाइप के ऑफ प्रॉब्लम्स में आपको अलग अलग टाइप से स्लाइस लेनी होती है। और अगर आपको स्लाइस लेना एक बार आ गया कि किस तरीके से, किस टाइप के प्रॉब्लम में किस तरीके से स्लाइस लेनी है, तो आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन की, कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। तो अब यहां पे देखो कि सर्कल के केस में मैंने आपको एक तरीका तो बताया है कि सर्कल के केस में जनरली, सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जनरली बेस्ट ये रहता है कि आप ऐसे अनियन रिंग टाइप की स्लाइसेस ले लो। 99% तो यही करना है आपको, लेकिन फिर भी 1%, 0.5% कुछ और भी तरीके होते हैं। अब वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो और तरीके क्या होते हैं स्लाइस लेने के, और इनका यूज करके हम आगे चल के बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनाएंगे एक बार जब हम फिजिक्स की और डिटेल में जाएंगे, मतलब और चैप्टर्स में जाएंगे, कोर फिजिक्स के चैप्टर्स में जाएंगे, तो इन चीज़ों का यूज करके हम कई बार बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। जैसे आप देखो सर्कल का एरिया निकालने का मैं आपको एक ऑल्टरनेट तरीका बताऊंगा, एंड मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि ये ज़्यादा अच्छा है या पिछला वाला ज़्यादा अच्छा था, सब तरीके अच्छे हैं, लेकिन ये स्लाइस लेने के अलग अलग तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं एरिया निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं सर्कल का, वो तो सब निकाल लेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स में स्लाइस कैसे ली जाती है ये हम देखने वाले हैं। देखो अगर आपको सर्कल को बनाना है तो किसी सर्कल को बनाने का एक तरीका तो ये था कि आप ऑनियन रिंग्स लेते जाओ, बन जाएगा सर्कल। एक और तरीका ये भी है कि अगर आप पतली पतली ट्रायंगुलर स्लाइसेस लेते जाओ इस तरीके से, ऐसे ऐसे। दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन ईटिंग पिज्जा विल बी वेरी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कि अगर आप मान लो किसी सर्कल को बनाना चाहते हो तो यू कैन सी कि ऐसे 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 पतले पतले ट्रायंगल्स लेते जाओ। अब दे आर नॉट एग्जैक्टली ट्रायंगल्स, लेकिन बहुत पतला करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगल जैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स को लेके अगर आप कलेक्ट कर लोगे पूरा टोटल तो इससे भी सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल बनाने का ये भी एक तरीका है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप स्लाइस इस तरह से लेते हो तो क्या सही रिजल्ट आता है, क्या काम होता है अपना, वो देखते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे सर्कल में स्लाइस लेने का एक ऑल्टरनेट तरीका ये भी होता है कि एक एंगल थीटा के ऊपर
डी थीटा थिकनेस की एक ट्रायंगुलर स्लाइस ले लो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अनियन रिंग्स। पिज्जा जैसी स्लाइस होती है वैसी ट्रायंगुलर स्लाइस ले लो। ऑल्दो पिज्जा की जो स्लाइस होती है उसका एंगल तो लगभग 60 डिग्री के आसपास होता है, उतना बड़ा एंगल नहीं ले रहे हम इसे इनफाइनाइटसिमली थिन ले रहे हैं, डी थीटा थिकनेस की स्लाइस ले रहे हैं। और अब ये डी थीटा थिकनेस की स्लाइस लेने का फायदा ये होगा कि ये जो ट्रायंगल आपके पास बन गया है, ये जो आई थिंक ट्रायंगल नहीं बोलना चाहिए शुरू से, ये जो एरिया आपके पास ग्रीन वाला आ गया है, ये एरिया वैसे ट्रायंगल नहीं है, ये सेक्टर का एरिया। और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला यूज करना अलाउड नहीं है, बिकॉज वो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला सर्कल से ही आता है, तो वो यूज करके सर्कल का फॉर्मूला डिराइव करोगे तो फिर इलॉजिकल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये जो ग्रीन वाला पीस है, अगर इसकी थिकनेस इनफाइनाइटसिमल है, इसका एंगल डी थीटा है अगर, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगल मान सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे भी जरा सा साइड में हल्का सा एरिया आएगा इधर, अगर आप देखोगे तो हल्का सा, अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दो कॉर्ड टाइप की, तो एक जरा सा इस टाइप का एरिया आएगा। लेकिन ये एरिया आपका फिर से आप चेक करके देख लेना, ये सेकंड ऑर्डर का इनफाइनाइटसिमल होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये बचेगा खाली ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लोगे तो ये ट्रायंगल का एरिया डीए हो जाएगा। और ऐसे ऐसे खूब सारे डीए 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 को अगर आप सम अप करते जाओगे तो आपको सर्कल का एरिया मिल जाएगा। सिंपल बात है। तो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को कैसे आगे बढ़ाएंगे, डीए कैसे निकालेंगे देखो। लेकिन मेन पॉइंट मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि अगर आप एक ट्रायंगल को, सॉरी सर्कल को थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस की स्लाइस ऐसे लेते हो तो ये स्लाइस आपकी ऐसे ट्रायंगल टाइप की स्लाइस होगी, और ये ट्रायंगुलर स्लाइस का एरिया भी अपन निकालने वाले हैं। अब देखो, ट्रायंगल का एरिया हो जाता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब आप देखो कि अपना ये जो ट्रायंगल है इसका हाइट कितना है, पहले तो ये देखते हैं। यू कैन सी कि हाइट अगर आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दो और ये साइड के एरिया को नेग्लेक्ट कर दो, तो हाइट अगर आप देखोगे तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जो सर्कल का रेडियस है इसी के बराबर हाइट हो जाएगी। तो हाइट की जगह तो मैं आर डाल देता हूं। तो देखो, हाइट की जगह तो मैं आर डाल देता हूं। दूसरा आप देख लो कि ये ट्रायंगल का बेस लेंथ कितना है। फिगर को जूम करते हैं, देखते हैं कि बेस लेंथ कितना है। अब आप देखो, बेस मतलब कि ट्रायंगल का बेस मतलब कि ये लाइन, और अगर एंगल थीटा बिल्कुल इनफाइनाइटसिमल है तो यू कैन सी कि जो ये आर्क की लेंथ होगी यही अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। अब हमें पता है कि आर्क की लेंथ होती है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा वैसे तो, लेकिन ये थीटा कितना है भाई, ये थीटा तो डी थीटा है। तो देयरफॉर यू विल सी कि जो लेंथ आएगी यहां पे ये हो जाएगी आर डी थीटा। कौन सी लेंथ, ये वाली जो लेंथ है, जो रेड वाले आर्क की लेंथ है, ये हो जाएगी आपकी आर डी थीटा। और तो देयरफॉर जो ट्रायंगल अपन ने लिया यहां पे, इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा आर डी थीटा, हाइट हो जाएगा आर, और हाफ तो बाहर घूम ही रहा है तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी ए। तो देयरफॉर अगर आप इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाते हो तो ट्रायंगल का, इनफाइनाइटसिमली थिन ट्रायंगल का एरिया आ जाता है डी ए इस तरीके से, और बस इसको इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा काम। अब दोनों साइड इंटीग्रल साइन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा, नाउ लुक केयरफुली दैट सिंस दिस इज अ सर्कल, आर बाहर चला जाएगा, और अगर आर बाहर चला जाएगा तो अंदर बचेगा खाली इंटीग्रल डी थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इंटीग्रल डी ए विच इज टोटल एरिया। एंड नाउ यू कैन स्माइल दैट योर जॉब इज डन, बिकॉज थीटा आप देख लो कहां से कहां तक जा रहा है। अगर आपको पूरा सर्कल कवर करना है तो यू कैन इजिली सी इन द फिगर कि थीटा की वैल्यू अगर पूरा 0 से लेके 360 डिग्रीज तक लेके जाओगे तब जाके पूरा सर्कल कवर होगा। तो थीटा आपका जा रहा है 0 से लेके 2 पाई। तो अगर आप इसको कर दो इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। थीटा गया आपका 0 से 2 पाई, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई विच इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। सो यू कैन इजिली सी कि वही सेम पाई आर स्क्वायर आपका ट्राइंगल्स में डिवाइड करके भी आ जाता है, वही सेम पाई आर स्क्वायर आपका एंगल, सॉरी आपका अनियन रिंग्स में भी डिवाइड करके आ जाता है। जिस तरीके से निकालना चाहो आपकी मर्जी है, बट दिस इज द वे। एंड ऑल्सो आई विल रीट्रेट कि ये जो मैंने अभी आपको डेरिवेशन दी है, कुछ चीज़ें फिजिक्स में ऐसी हैं जो मैं थोड़ा सा जिनको एडवांस्ड प्लस की चीज़ें बोलता हूँ, इनको
आप शुरू शुरू में चाहो तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, जैसे अभी द वे योर बेसिक मैथमेटिक्स इज गोइंग ऑन, अभी मैं पहले आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिर हम धीरे धीरे फिजिक्स के ऊपर आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी एप्लीकेशंस, इन एप्लीकेशंस को अगर आप मान लो बहुत कंफर्टेबल हो, फिजिक्स बहुत मस्त चल रही है, सब समझ में आ रहा है एंड यू आर गोइंग ग्रेट गन्स, तो ये एडवांस प्लस के भी टॉपिक्स आप अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक्स अभी ऑप्शनल है। अगर मान लो सपोज कोई ऐसा होता है कि एडवांस प्लस की कोई चीज़ अभी आपको अगर मान लो थोड़ी कम समझ में आ रही है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है उसका, आगे बढ़ जाओ। और आगे चल के 1 महीने 2 महीने बाद इसका जब एप्लीकेशन कहीं आएगा तब आप जाके उसको वापस रिविजिट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दैट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग वीडियो लेक्चर्स विद यू कि आप चीज़ें रिविजिट कर सकते हो, यू कैन लर्न एट योर ओन पेस। जरूरी नहीं है कि मैं सारी की सारी चीज़ें अभी बता रहा हूँ सब आपको अभी एब्जॉर्व करनी है, और अगर एक आध चीज़ मिस हो गई, भाई नॉर्मली लेक्चर्स में क्या होता है कि भाई अगर मान लो सपोज मान लो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई और वो आपको अभी समझ में नहीं आई, लेकिन जब 2 महीने बाद मैं यूज़ करने लगूंगा उसको, किसी एप्लीकेशन में उसका यूज़ करूंगा, देन आई विल से कि बच्चों देखो मैंने आपको 2 महीने पहले ये चीज़ बताई थी, एंड देन यू विल रियलाइज कि सर मेरे को तो समझ में ही नहीं आई थी उस टाइम पे, एंड यू कांट गो बैक एंड रिवाइज दैट बिकॉज देयर इज नो रिकॉर्डिंग, बट हियर द लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड। सो द एडवांटेज इज दिस दैट कि ये जो एडवांस प्लस वाली चीज़ें हैं ये थोड़ी हायर लेवल की है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर समझ रहे हो तब तो अमेजिंग है बिल्कुल, अगर आप पहली बार में इतना सब समझते जा रहे हो तब तो बहुत ही अच्छा है, आप करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें एडवांस प्लस की आपको अगर अभी समझ में नहीं आती है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, उसको अभी छोड़ देना है, और आगे चल के 1-2 महीने बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मूड चेंज होगा, जैसे जैसे थोड़ी सी और मैच्योरिटी आ जाएगी फिजिक्स को लेके, यू कैन कम बैक एंड यू कैन हैव अ लुक एट ऑल दीज थिंग्स। बट ये भी ध्यान रखना लेकिन कि ये एक एवरेज स्टूडेंट और एक अच्छे स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच में डिफरेंस एग्जैक्टली यही होता है कि ये एडवांस प्लस वाली चीज़ें आप कितने अच्छे से करते हो, बाद में करो वो चलेगा लेकिन छोड़ना मत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे 2 साल का कोर्स आपने कर लिया और उसके बाद फाइनली आपने चुन चुन के एडवांस प्लस वाली चीज़ें छोड़ दी है, छोड़नी नहीं है अपने को, बिकॉज देर सवेर कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज़ काम आएगी आएगी। तो अभी के लिए 2 बातें हैं, सर्कल का एरिया आप ऑनियन रिंग्स लेके भी निकाल सकते हो, एक तरीका ये होता है सर्कल वाली प्रॉब्लम में स्लाइस लेने का, दूसरा तरीका होता है कि आप ट्रायंगल्स कट कर कर भी चल सकते हो, और ये सारे तरीके आगे काम आते हैं। ये मत सोचना है कि हमने एक तरीका मास्टर कर लिया तो बाकी तरीके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आगे चल के जैसे एक चैप्टर आता है सेंटर ऑफ मास, उसमें वो आपको ऐसा कभी क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको एक सर्कुलर डिस्क देते हैं और ये बोल देते हैं कि ये सर्कुलर डिस्क की जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी अगर थीटा के साथ साथ चेंज होती जा रही है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो आपको उस केस में आपको स्लाइस इसी तरीके से लेनी पड़ेगी और किसी तरीके से लेने से काम नहीं चलेगा। थीटा के साथ साथ अगर डेंसिटी वेरी हो रही है तो ट्रायंगुलर स्लाइस से ही काम चलेगा, देयर विल बी नो अदर मेथड। लेकिन अगर आपको दे दिया कि कोई ऐसा सर्कल है जिसकी डेंसिटी आर के साथ साथ चेंज हो रही है, दूर जाओगे तो डेंसिटी चेंज होती जाएगी, वहां पे आपको ऑनियन रिंग्स लेने पड़ेंगे। तो आगे चल के दे विल बी एक्चुअली मेकिंग सच प्रॉब्लम जिसमें इनमें से एक मेथड तो चल जाएगा लेकिन बाकी मेथड्स नहीं चलेंगे। तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड विद ऑल द मेथड्स, यू शुड नो वेरी क्लियरली हाउ टू टेक स्लाइसेस इन ऑल पॉसिबल वेज। सो ये आपकी ट्रायंगुलर स्लाइसेस लेने वाली जो डेरिवेशन थी ये कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब सर्कल का तो अपन सर्कल ही बनाने वाले हैं आज अच्छे से। देखो सर्कल का मैं आपको अब एक ऑल्टरनेट डेरिवेशन और बताता हूँ, एक तरीका और बताता हूँ जिससे आप स्लाइस लेके एरिया निकाल सकते हो, और इनफैक्ट ये सबसे ऑब्वियस तरीका है बिकॉज यही तो हमने सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व में यूज किया था। भाई एरिया अंडर द कर्व में हमने क्या देखा था कि अगर मान लो सपोज ये कर्व है तो हम ऐसी स्ट्रेट स्लाइसेस ले लेते, रेक्टेंगुलर स्लाइसेस ले रहे थे वहां पे। तो अब सर्कल भी देखो, एट द एंड ऑफ द डे सर्कल इज ऑल्सो अ कर्व, तो ऐसी स्ट्रेट स्लाइसेस लेके भी एरिया निकालना तो पॉसिबल होना चाहिए, और होता भी है, 100% पॉसिबल होता है, नो डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल पॉसिबल होता है। तो वो मैं आपको भी यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। बस मैंने फर्क इतना किया है कि स्लाइसेस मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया। आप हॉरिजॉन्टल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वर्टिकल स्लाइसेस लो, एक ही बात है। सर्कल के केस में आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस ले लिए, तो चलो लेट अस स्टिक टू हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस ओनली। अब यू कैन इजीली सी कि पूरा सर्कल कंस्ट्रक्ट करने का ये भी तरीका है कि अगर आप ऐसे 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 स्लाइसेस लेते जाते हो तो इस तरह की स्लाइसेस को कंबाइन करके भी सर्कल बन जाएगा। तो हमेशा कोई भी स्लाइस लेने का तरीका वैलिड होता है अगर आप उस तरह की और स्लाइसेस लेते जाओ और उससे अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाता है, देन वी से दैट मेथड ऑफ टेकिंग स्लाइसेस वैलिड। तो अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लाइसेस लेते हो तब क्या होगा, देखो ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका लग रहा है देखने में बिकॉज इसकी हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आप देखो
ये जो एरिया होगा जिसको मैं भी रेड कलर से शेड कर रहा हूं, ये एरिया है डीए, ये एरिया अपने को निकालना है किसी तरह से, बिकॉज अगर ये जनरल एरिया निकाल लोगे डीए तो इसको इंटीग्रेट करके बिल्कुल आराम से आपका टोटल एरिया मिल जाएगा। अब ये जनरल एरिया डीए कितना होगा, यू कैन सी, हमें पता है कि ये डिस्टेंस अगर मान लो इसको मैं एक्स बोल रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, इसको अगर मान लो मैं एक्स बोल रहा हूं, तो यू कैन इजीली सी कि जो स्लाइस आपने लिए, स्लाइस की जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी 2x, और इस स्लाइस की जो ब्रेड्थ है, जो थिकनेस है, वो हो जाएगी dy। तो देयरफॉर ये जो रेड वाला एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रेड वाला एरिया, इनफैक्ट अब हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये एरिया आ गया आपके पास। अच्छा ठीक है, एरिया तो आ गया। अब आगे देखो, इसमें भी ध्यान से देखना कि हमने कॉर्नर्स नेग्लेक्ट किए, छोटे छोटे दो ट्रायंगुलर कॉर्नर्स आएंगे, लेकिन उनका एरिया सेकंड ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल में जाएगा, इसलिए मैंने उनको नेग्लेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। तो डीए तो हो जाएगा इतना। अब आपको आगे टोटल एरिया चाहिए, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल डीए इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल एक्स डी वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एरिया आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज राइट हैंड साइड में आप देखो प्रॉब्लम ये है कि ये इंटीग्रल को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगले स्टेप में हम इसे एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख देंगे, दैट विल बी रिडिकुलस, बिकॉज यू कैन सी कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तभी वैलिड होते हैं जब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो। अब अगर एक एक्स है और दूसरा डी वाई है, सेम वेरिएबल नहीं है, तो आप एक्स स्क्वायर बाय 2 बिल्कुल नहीं कर सकते, दैट विल नॉट वर्क। तो क्या करोगे अगर आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है आगे, तो क्या करेंगे, अब ये देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी, यहां पे आपको अगर इंटीग्रल सॉल्व करना है तो आपको x को कुछ y के टर्म्स पे डालना होगा। अब x को y के टर्म्स पे डालने के लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो इसमें, कि अल्टीमेटली किसी भी सर्कल के केस में ये जो डायगोनल डिस्टेंस होता है, आप स्लाइस चाहे ऊपर लो, चाहे नीचे लो, चाहे कहीं भी लो, ये जो डायगोनल डिस्टेंस होता है, ये डायगोनल डिस्टेंस तो किसी भी सर्कल के केस में फिक्स्ड होता है, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर ये जो डायगोनल डिस्टेंस है इसको हम मार्क करते हैं और फिर लगा देते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। यू विल सी कि अगर ये छोटे से ट्रायंगल में आप, इधर छोटा नहीं नॉर्मल सा ट्रायंगल है, इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो तो यू विल सी दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। रिमेंबर, ये खेल क्यों खेल रहे हैं हम, ये खेल हम इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज हमें एक्स को उड़ाना है और वाई को लाना है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं, तो यू कैन सी कि y की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा y। ठीक है, क्या फायदा हुआ इसका, इनफैक्ट y नहीं, उल्टा करना चाहिए अपने को, हमें y नहीं निकालना है, हमें x को उड़ाना है। तो x आप लिख लो, x हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब ये x को अगर मैं इधर डाल दूंगा तो आप देख लो, अगर ये x को मैं उधर डाल दूंगा तो x उड़ जाएगा, और अगर x उड़ जाएगा तो आपका बाकी काम आगे हो जाएगा। तो लेट मी डू इट। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो एरिया आ जाएगा 2, फिर अंडर रूट दिस, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर लेंगे, किसी तरीके से इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ऑल्दो अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना भी उतना आसान नहीं है, बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रल नहीं है। यू माइट रिकॉल कि हम इस तरह के इंटीग्रल्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे, तो इसको हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, अभी आराम से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट की बात करो तो कंसेप्चुअली स्पीकिंग द प्रॉब्लम इज ओवर। कंसेप्चुअली हमने देख लिया कि अगर आप ऐसे 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 रेक्टेंगुलर स्लाइसेस लेते हो तो भी एरिया ऑफ सर्कल निकालना पॉसिबल होता है। लेकिन ज्यादातर बुक्स में इनिशियल लेवल पे बच्चों को ये मेथड बताते ही नहीं है, बिकॉज ज्यादातर इनिशियल लेवल पे बताने से प्रॉब्लम इस इंटीग्रल की आती है कि ये आगे चल के ये इंटीग्रल थोड़ा अजीब सा आ जाता है और इसको सब्स्टिट्यूशन वगैरह से सॉल्व करना पड़ता है, तो सब कुछ मिला के जो ये प्रॉब्लम है थोड़ी लेंदी हो जाती है, मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन फिर भी मेथड इज एब्सोल्युटली वैलिड। और आगे बस थोड़ा सा 2 मिनट और लगाते हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता ही है, और हमें पता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम में जनरली अपन सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करते हैं कि y को आप पुट कर दो r sin थीटा और dy भी साथ में निकाल लो, तो dy हो जाएगा r cos थीटा d थीटा, ये हम देख चुके हैं।
तो अगर ये दोनों को आप अपने रिजल्ट के अंदर पुट कर दो एरिया के अंदर, तो ये एरिया हो जाएगा 2 और इंटीग्रल के अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और ये dy की जगह आप देख लो, dy की जगह हो जाएगा आर कॉस थीटा डी थीटा। सी ये अब बहुत बोरिंग सा कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्स्टिट्यूशन अगर आपका बिल्कुल क्लियर है तो अब बेटर है कि आप इसे खुद से सॉल्व कर लो, बट फिर भी अब काम हाथ में लिया है तो खत्म करके ही छोड़ेंगे, तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो। रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आर कॉस थीटा डी थीटा चल ही रहा है साइड पे, तो 2r स्क्वायर। अब इंटीग्रल के अंदर आप देख लो, ये हो जाएगा कॉस थीटा, एक कॉस थीटा बाहर घूम रहा है इस तरह से, तो ये इंटीग्रल अभी भी अपने को आसान नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इन इटसेल्फ इज एन इरिटेटिंग इंटीग्रल, जिसको हम डबल एंगल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। लेकिन लकीली कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रल हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो जरा इसमें बस लिमिट्स भी देख लेते हैं। लिमिट्स क्या रखेंगे वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा इसमें। लिमिट्स देखो, लिमिट्स के लिए आप देखो कि अगर अपनी ओरिजिनल फिगर में जाओ ऐसे, तो ओरिजिनल फिगर में आप देख लो कि y की वैल्यू अगर 0 से लेके y की वैल्यू अगर आप 0 से लेके r लेके जाते हो तो सेमी सर्कल कवर हो जाता है, और उसी का ट्वाइस कर दोगे लास्ट में तो फुल सर्कल का वॉल्यूम, फुल सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि लिमिट्स की अगर बात करते हैं तो y की वैल्यू अगर 0 से r लेके जाते हो तो सेमी सर्कल तो एटलीस्ट कवर हो रहा है। अब आप ये देखो कि ऊपर वाली जो इक्वेशन थी अपनी, ये इसमें ये आपका सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन है, तो अगर इसमें आप y की वैल्यू 0 डालते हो तो आपके पास आ जाता है 0 इक्वल टू आर साइन थीटा, दैट मीन्स थीटा भी हो जाता है 0। तो जब y होगा 0 तब थीटा होगा 0, और जब y की वैल्यू इस इक्वेशन में r डालते हो तो r इक्वल टू आर साइन थीटा। यू कैन सी कि कैंसिल कर दोगे तो थीटा आ जाएगा आपका π/2 90 डिग्रीज। तो दैट मीन्स एज y गोज फ्रॉम 0 टू r, थीटा गोज फ्रॉम 0 टू π/2। तो whenever you are substituting, whenever you are solving question by substitution method, then you should understand that कि थीटा दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होती है वही डिसाइड करती है कि किस तरीके से आपका लिमिट्स जाने वाली है। तो अगर लिमिट्स भी आप थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो तो 0 टू π/2 लिमिट्स होंगी, लेकिन ये करोगे तो कितना आएगा, ये करोगे तो आपका सेमी सर्कल कवर होगा। अब हमें सेमी सर्कल नहीं चाहिए, हमें तो फुल सर्कल चाहिए, तो इसको फिर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये फुल सर्कल का केस बन जाता है। थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू π/2, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल देखो, वैसे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना थोड़ा लंबा काम है, क्योंकि आप इसे डबल एंगल से कन्वर्ट करोगे एंड सो ऑन, एंड आई थिंक नाउ यू हैव 100% रियलाइज्ड कि हम क्यों ऑनियन रिंग लेते हैं, क्यों दूसरे तरीकों से सर्कल का एरिया निकालते हैं, क्यों अपन रेक्टेंगुलर स्लाइसेस नहीं लेते हैं, बिकॉज इंटीग्रल आगे चल के बड़ा परेशान कर देता है इस तरीके से। तो दूसरे जो अपने मेथड्स हैं दे आर मच बेटर, बट आप याद करो कि अब यहाँ पे वैसे तो खैर ये इंटीग्रल निकालना एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए बड़ा लंबा काम है, वो या तो निकालेगा ही नहीं, या निकालेगा भी तो डबल एंगल वगैरह से स्ट्रगल करता रहेगा। बट हमने तो अपनी सारी की सारी इंटीग्रेशन वाली जो टेक्निक्स है उसमें देखा था मैंने उस समय भी आपको बताया था कि इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा या साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये फिजिक्स में बहुत काम आता है, और इसकी वैल्यू अगर आप पूरा इंटीग्रल कर दो 0 से 2π, ये पूरा इंटीग्रल कर दो, तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 से 2π कर दोगे तो ये वैल्यू आती है पाई के बराबर। इफ यू रिमेंबर, ये हमने रिजल्ट निकाला था, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि ये फॉर्मूला याद कर लेना कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल अगर आप करोगे पूरे 0 से 2π के रेंज में, तो आपका जो आंसर आता है ये आंसर आ जाता है पाई। इंटीग्रेट करके आप चाहिए तो दोबारा निकाल के देख लेना इसको। और यहाँ पे आपने जो इंटीग्रल किया है ये 0 टू 2π नहीं किया, ये जो अपना इंटीग्रल है देखो इधर हमारे क्वेश्चन में ये इंटीग्रल 0 टू π/2 है, तो अब ऑब्वियसली π/2 का मतलब है कि आप उसका जितना इंटरवल था इसका 1/4 ले रहे हो। तो अगर ये आंसर पाई था
तो जो हमारा आंसर होगा इस इंटीग्रल का, जो मैंने शेड कर रखा है, इस इंटीग्रल का जो आंसर होगा 4r² तो बाहर घूम ही रहा है, इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा फाइनली π/4, ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो। और अब इसके बाद 4 कैंसिल कर दो तो सर्कल का एरिया तो खैर आ जाएगा πr², दैट इज डन। बट यू कैन इजीली सी कि बहुत लंबा मेथड है, इसीलिए ज्यादातर कोई इसको यूज नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये है कि हम क्वेश्चंस ऐसे जरूर बना सकते हैं जहां पे इसको यूज करना पड़े। अब जैसे आगे चल के मान लो मैं आपको ऐसा सर्कल देता हूं, कोई ऐसी सिचुएशन देता हूं कि एक सर्कल है और सर्कल की डेंसिटी y के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। अब डेंसिटी अगर y के साथ साथ चेंज हो रही है और फिर वहां बोलता हूं मैं आपको कि बताओ इसका एरिया कितना होगा, सॉरी इसका मास कितना होगा एंड सो ऑन, तो उस केस में आपको स्लाइसेस इसी तरीके से लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा। तो इसीलिए आगे चल के इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रियली एडवांस लेवल, तो ये सारी टेक्निक्स आपको मालूम होनी चाहिए अलग अलग तरीके से स्लाइस लेने की, बिकॉज ये आपको डेंसिटी को या बाकी पैरामीटर्स को किस चीज के साथ, किस वेरिएबल के साथ या किस डायरेक्शन में वेरी करवा देंगे ये आपको पता नहीं है। तो अगर आपकी डेंसिटी वगैरह आर के साथ साथ वेरी हो रही है तो ऑनियन रिंग्स ले लो, थीटा के साथ वेरी हो रही है तो ट्रायंगुलर स्लाइसेस ले लो, वाई के साथ या एक्स के साथ वेरी हो रही है तो रेक्टेंगुलर स्लाइसेस ले लो। इस तरह से अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको अलग अलग स्लाइसेस लेके काम चलाना होगा। और ये सारी की सारी चीजें अगर आप बेस बना के चलोगे तो ट्रस्ट मी आपकी आगे की फिजिक्स इतनी सिंपल और इतनी स्ट्रांग बनेगी कि फिर कोई बात ही नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिजिक्स में कहीं भी। बट देयरफॉर उसके लिए ये जरूरी है कि ये सारी की सारी जो बेसिक कोर चीजें अपनी ये बड़े अच्छे से कवर होनी चाहिए। तो होपफुली you are enjoying these lectures till now, you are working hard, you are solving all the exercises properly। और सर्कल के एरिया के ऊपर हमने काफी कुछ खेल खेल के देख लिया है। अब